कुछ दिन पहले लाल जोड़े में विदा हुई। आज 4 दिन बाद सफ़ेद साड़ी में लिपटी दहलीज पर जिंदा लाश की तरह पवित्रा को देख प्रतिभा का सीना दुख के भारी बोझ तले धीरे धीरे कर दबा जा रहा है। खामोशी के गहरे कोहरे तले आज चौधरी बलराज का बंगला वीरान सा लग रहा था, मानो इस कोहरे ने खुशी की सुनहरी सुबह को अपने आगोश तले दबाकर सब धुंधला कर दिया। 4 दिन पहले जो घर एक जलसे जैसा था, आज वीरान खंडहर की भांति खामोश और गमनीन हो भी क्यों नहीं। दुनिया जो उजड़ गई थी पवित्रा की हाथों में रची गहरी मेहंदी के साथ लाल जोड़ी जिसे विदा किया गया था, वो दहलीज पर सफ़ेद रंग के साथ फिर से खड़ी थी। पूरा मोहल्ला सदमे से ग्रसित होकर स्तब्ध हो चुका था। ऐसी दुर्घटना सभी के हृदय में एक चुभन का एहसास उत्पन्न कर रही थी। प्रतिभा का तो रो रो कर बुरा हाल था। जिस बच्ची को भाभी नहीं माँ बन के पाला और सुखी जीवन की दुआओं के साथ विदा किया, उसकी उजड़ी जिंदगी को देख वो सहन नहीं कर पा रही थी। पर इसके विपरीत पवित्रा तो बुत बनी खड़ी थी। बिखरे बाल, पथरीली आंखें और पीला पड़ा चेहरा एक अजीब भय उत्पन्न कर रहा था। इस पर नज़र पड़ते ही प्रतिभा का मन कांप उठा। पवित्रा बेसुध सी खड़ी थी, मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो तो यहाँ है ही नहीं। पता नहीं मन किस भंवर में था और सिर्फ शिथिल शरीर ही वहाँ उपस्थित था। पूरा मोहल्ला वहाँ उपस्थित होकर इस भयानक मंजर को देख रहा था। सबका दुख अब चिंता का विषय बन चुका था। पवित्रा की सूनी आंखें ही सबका दिल दहला रही थी। जिसका जीवन उलझ चुका हो, उसकी शुष्क आंखें अंदर की घुटन को प्रदर्शित करती हैं, जो चिंतन का गहन विषय है। प्रतिभा कुछ चाह कर भी सोचने समझने की हालत में नहीं थी। मोहल्ले की औरतें विषय की गंभीरता को समझ गई, इसीलिए राधा माँ जो सबसे बुजुर्ग थी प्रतिभा के पास गई। देखो बहुरिया, पवित्रा की हालत ठीक नहीं है। बिना रोए वो घुटती जा रही है। ये घुटन उसे अंदर से खोखला कर देगी। और साद एक नासूर के समान है जिसको जिस्म से काट फेंकना जरूरी है, नहीं तो ये जानलेवा बन जाएगा। जब आंसू उसके उस घुटन के बांध को तोड़ कर निकलेंगे तभी दर्द कम होगा। तुम उसकी भाभी माँ हो, तुमने उसे अपने हाथों से बड़ा किया। अब तुम ही सहारा देकर उसे इस दुख से निकालो। प्रतिभा को ये बातें तीर की तरह चुभ रही थी। कहाँ अभी उसने और पवित्रा ने एक लंबी लड़ाई जीत कर लक्ष्य को पाया था, और अब वो सब एक पल में बेमानी हो गया। इस सब में प्रतिभा ही फंसी थी, तो पवित्रा का क्या हाल था वो अच्छी तरह समझ रही थी। फिर भी वो किसी तरह पवित्रा के पास जाकर बैठी। पवित्रा को जिंदा लाश की तरह देखना एक माँ के लिए हृदय विदारक है। फिर भी पवित्रा हिम्मत कर बोली, छुटकी सर पर प्यार से हाथ फेर कर बोली, मन का बोझ हल्का कर लो। वरुण अब नहीं रहा। तेरा प्यार तेरे जीने का सहारा ही तुझे मझधार पर छोड़कर चला गया है। तुम समझ रही हो पवित्रा? पवित्रा को झकझोर कर बोली। लेकिन पवित्रा अब सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह थी, जो सांसें तो ले रही थी लेकिन उसका हर पल जैसे थम चुका था। वरुण की मौत की खबर के बाद से ही समय उसके लिए थम चुका था। पवित्रा ने हर संभव कोशिश की। वरुण की तस्वीर दिखाई उसे, उसकी शादी की हर बात याद दिलाई, लेकिन पवित्रा पर कुछ असर नहीं हुआ। प्रतिभा के धैर्य का बांध भी टूट गया। वो अचानक जोर जोर से थप्पड़ मारती हुई चीखी, अभागी, तेरा भाग्य फूट गया है। अब कुछ नहीं बचा है तेरा। रो ले, रो ले, ये कहकर वो दहाड़ मार मार कर रोने लगी। वहीं पवित्रा अब भी वैसी ही बुत बनकर बैठी रही। रो रो कर प्रतिभा की हालत बिगड़ गई थी कि तभी अचानक उसे नीरज का ख्याल आया। नीरज को तो वो बताना ही भूल गई थी। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और कांपते हाथों से नीरज को कॉल किया। हेलो नीरज। हाँ भाभी कहिए, कैसे याद किया? वो पवित्रा कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। भाभी क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? पवित्रा ठीक तो है? क्या हुआ भाभी? नीरज तुम बस घर आ जाओ, इतना कहकर पवित्रा और कुछ बता नहीं पाई। नीरज भी अब तक समझ चुका था कि बात गंभीर है, इसीलिए बिना रुके वो पवित्रा के घर की ओर निकल पड़ा।
किसी तरह बेचैनी में नीरज पवित्रा के घर पहुंचा। बाहर से ही अस्पष्ट अजीब सन्नाटे का आभास मिल रहा था। घर पर लोग बहुत जमा थे, पर खामोशी की चुभन वो महसूस कर पा रहा था। गाड़ी से उतरते हुए उसके पैर जगह पर मानो जड़ से गए। चाहकर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। बुरे ख्यालों के कोहरे में उसे सिर्फ धुंधला लग रहा था। अंदर पहुंचते ही उसने देखा प्रतिभा रो रही है और पवित्रा सफ़ेद साड़ी में लिपटी बेसुध बैठी है। उसे अंदर आता देख प्रतिभा दौड़कर दरवाजे पे पहुंची। भाभी ये सब, नीरज ने कांपते हुए कहा। नीरज के इस प्रश्न के उत्तर में प्रतिभा ने रोते हुए पूरी व्यथा और चिंता को बयां किया। नीरज, अब तुम अगर कुछ कर पाओगे तो शायद इस अभागी को मैं बचा पाऊँ। नीरज को एक साथ गहरा झटका लगा, जिसको एक साथ सुखी जीवन की दुआएं देकर उसने शुभकामनाएं दी थी। उसके जीवन के बिखरे टूटे मोतियों की बात सुनकर वो भी टूट गया। पवित्रा की तरफ वो देख नहीं पा रहा था। वो अभी पहले की तरह खामोश सी दीवार पर पीठ लगाए पंखे की तरफ एकटक नजरें दाड़े निष्प्राण सी पड़ी थी। नीरज अनायास ही उसकी तरफ बढ़ा। उसने उसे धीरे से बुलाया, पवित्रा, पर वो शायद सुन ही नहीं रही थी। 2-3 बार बुलाने के बाद उसने जोर से पवित्रा को झकझोर कर बुलाया, पवित्रा। तभी अचानक पवित्रा चौंक उठी, जैसे मानो उसकी तंद्रा भंग हो गई हो। नीरज की आंखों के सामने देख अचानक उसने जोर से नीरज को धक्का दे दिया और रोते रोते बेतहाशा अपने कमरे की तरफ भागी। अचानक से हुई इस घटना को देखकर सभी हतप्रभ हो गए। अभी तक सभी पवित्रा को रुलाना चाहते थे, लेकिन उसकी इस प्रतिक्रिया की आशा किसी को भी नहीं थी। सब सोचने लगे कि नीरज को देखकर अचानक उसे क्या हो गया। जो लड़की अब तक एक बुत बनकर बैठी थी, अचानक से इतनी तेज रोकर अपने कमरे की तरफ क्यों भागी। लेकिन तभी राधा माँ बीच में ही बोल पड़ी, वो रोना चाहती है तो उसे रोने दो, कोई उसके पीछे ना जाओ। बात चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसका इस तरह से प्रतिक्रिया करना इस परिस्थिति में बेहतर है। हम सभी चाह रहे थे कि वो अपने दुखों को अपने आंसुओं में बहा दे, और अभी यही हो रहा है। इसलिए सब निश्चिंत हो जाओ। अब शायद उस पर बना खतरा टल जाएगा। उसके साथ हुई इस दर्दनाक घटना को रोककर वो अपने अंदर से निकाल फेंकेगी और शायद थोड़ी देर में शांत हो जाएगी। नीरज अभी भी अभिचिंतित था। वो समझ नहीं पा रहा था कि पवित्रा को अचानक क्या हो गया। उसने उसे इतनी जोर से धक्का क्यों मारा। इन सब प्रश्नों से वो घिर गया। वो पवित्रा को सहारा देने आया था। उसने ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद भी नहीं की थी। आखिर पवित्रा ने ऐसा क्यों किया। पवित्रा के कमरे से चीखने की आवाज़ें आने लगी। वो जोर जोर से रो रही थी। सभी इसे सुन रहे थे। प्रतिभा उसके पास जाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन सभी ने उससे मना कर दिया। प्रतिभा, तुम्हारा अभी वहाँ जाना ठीक नहीं। वो बेचारी अब तक घुट रही थी। उसके दुखों के बांध अब टूट चुके हैं। उसे बहने दो। वो जितने आंसू बहाएगी उतना ही उसके लिए बेहतर होगा। कमरे से वरुण वरुण के चिल्लाने की आवाज़ से सभी का मन द्रवित हो चुका था। जो अब तक पवित्रा को रुलाना चाहते थे, वो पवित्रा का ये रूप देखकर भी बहुत ज़्यादा दुखी थे। एक छोटी उम्र की बच्ची जो इतने सारे सपने लेकर इस घर से अभी कुछ दिन पहले विदा हुई थी, आज वो किस तरह से अपनी किस्मत पर रो रही है, ये देख सभी का दिल पसीज गया। ये एक मर्मांतिक घटना है जो शायद सारे मोहल्ले वालों के लिए पहली बार हुआ था। जो भी इसे देख रहा था या सुन रहा था, वो अंदर से बहुत दुखी था। पवित्रा काफ़ी देर तक रोती रही और धीरे धीरे उसके शरीर ने भी उसका साथ छोड़ दिया और उसकी आवाज़ धीमी होती गई। वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और शायद शरीर की थकान से मन की थकान ज़्यादा थी। उसके मन में एक बहुत बड़ा बोझ था जिसका भार अब सहन नहीं कर पा रही थी। मोहल्ले के लोग भी धीरे धीरे अपने अपने घरों की तरफ चले गए। तभी प्रतिभा साहस जुटाकर उसके कमरे में पहुंची तो देखा पवित्रा धीमे धीमे रो रही है और अपने बिस्तर पर पड़ी है। प्रतिभा का मन ये देखकर इतना आहत हुआ कि वो चाहती थी कि ये सब झूठ निकले। उसकी बच्ची की किस्मत में ऐसा कैसे हो सकता है। इतनी अच्छी लड़की, उसे ये सब क्यों भोगना पड़ रहा है। ये सब सोचकर उसका मन बहुत दुखी हो रहा था।
अब वो धीरे धीरे पवित्रा के पास जाकर बैठी। किसी तरह हल्की सी आंखें खोलकर पवित्रा ने प्रतिभा को देखा और चिल्ला पड़ी, भाभी भाभी। और जोर जोर से दोनों की रोने की आवाज़ ने फिर से उस घर की खामोशी को चीर कर उसके टुकड़े बिखेर दिए। चारों तरफ सिर्फ दुख ही दुख था उस घर में। जो घर कभी पवित्रा की हंसी टोली की आवाज़ से गूंजा करता था, आज वो पूरी तरह से खामोशी से भर गया था। पवित्रा बहुत ढांढस बंधाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जानती थी कि उसकी संतावना भरी बातें पवित्रा के लिए मरहम का काम नहीं कर पा रही हैं। धीरे धीरे दोनों ही शांत हुई। पवित्रा ने अब रोना कुछ देर के लिए बंद कर दिया था। प्रतिभा भी अब उसे शांत कर कुछ खिलाना चाहती थी, इसीलिए उसने सुनैना, जो बरसों से उसके घर की सेवा करती थी, उसको आवाज़ दी। प्रतिभा पवित्रा को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। उस पर उसके इस दुख का बहुत ज़्यादा असर पड़ा था, ये उसकी भाभी जानती थी। बचपन से उसे अपने हाथों से पाल कर बड़ा किया था, इसीलिए एक अंदेशा उसके मन में था। सुनैना से खाना मंगवा कर और किसी तरह से उसे खिलाने की कोशिश करने लगी। भाभी, मुझे मन नहीं है, मैं नहीं, ये कहकर धीरे से पवित्रा उसकी गोद में लेट गई। नहीं बेटा, थोड़ा सा खा ले, आज चौथा दिन हो गया है तूने कुछ नहीं खाया, ये मुझे पता है। इतने दिन तू किस खामोशी में छुपी थी, ये मैं जानती हूँ, लेकिन अब जब तुम स्वाभाविक हो रही हो तो खाना पीना शुरू करना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। इन सब बातों का जैसे कोई असर पवित्रा पर नहीं हो रहा था, लेकिन भाभी का काम तो उसे किसी तरह से एक दुख से निकालना था। धीरे धीरे काफ़ी मन्नतों के बाद पवित्रा ने भाभी की खातिर एक दो निवाले ले लिए। प्रतिभा भी इससे थोड़ी सी संतुष्ट हुई कि कम से कम उसने कुछ तो खिलाया। अब प्रतिभा उसे अपनी गोद में सुलाने लगी। उसके सामने बचपन का दृश्य स्फुटित हो उठा। उसे लग रहा था मानो छोटी सी पवित्रा पहले की तरह ही उसकी गोद में लेटी हुई लोरी सुनने के इंतजार में है। तभी पवित्रा के सफ़ेद पड़े चेहरे पर सूजी हुई आंखें उसे जैसे घसीटते हुए भूतकाल की सुखद यादों से वर्तमान की विकट परिस्थितियों में वापस ले आई। ये सब इतनी जल्दी हो गया कि वरुण की मौत में छुपे रहस्य के बारे में विचार करने को उसे तनिक समय ही नहीं मिला। 8 साल का प्रेम और फिर शादी, जिसके लिए कितनी मेहनत की दोनों ने। फिर ऐसा क्या हुआ, क्यों? आखिर शादी के तीसरे ही दिन वरुण ने आत्महत्या क्यों कर ली? पवित्रा को 3 दिन की दुल्हन बनाकर उससे सब छीन लिया। किस तरह उसने पवित्रा के लिए एक से बढ़कर एक वस्तुएं खरीदी। अपनी मन की सारी मुरादें वो पवित्रा की शादी में पूरा करना चाहती थी। वरुण वो भी तो बढ़ चढ़ कर तैयारियों में भाग ले रहा था। दोनों ने हर एक उत्सव के लिए साथ जाकर एक रंग के कपड़े लिए, हर एक चीज़ें की ताकि उनकी शादी यादगार बने। कितनी बाधाएं पार कर दूल्हा दुल्हन बन रहे थे, इसीलिए उन्हें ज़्यादा खुशी थी। वरुण ने पवित्रा के लिए हर वो काम किया जो उसने उससे कहा। इतना सुलझा हुआ सुशील लड़का, फिर ये सब जो पवित्रा की खुशी के लिए हर संभव प्रयास करता। उसे आज पवित्रा का ख्याल क्यों नहीं आया? शादी की पहली रात में ऐसा क्या हुआ जो वरुण झेल नहीं पाया? कारण कोई जान नहीं पाया था। सुहाग रात की अगली सुबह वरुण घर से निकलना फिर वापस नहीं आया। आया तो पुलिस का फ़ोन कि रेलवे लाइन पर वरुण दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, आ जाइए। सब पहुँचे तो वरुण की लाश ही दिखी। पुलिस ने आत्महत्या बताया, लेकिन आखिर क्यों? धीरे धीरे उसकी आंखें आंसुओं के बोझ और पवित्रा की आंखें शायद थकान से बंद हो गई। हंसी मजाक की रेल के साथ 4-5 लड़कियां कॉलेज की कक्षा में घुस रही थी। इतनी सारी लड़कियां, वो भी हंसी ठिठोली करती हुई। अनायास ही सारे लड़कों की निगाहें उन पर आकर थम गई। इंजीनियरिंग के प्रथम वर्ष में वैसे भी प्रेम की सुप्त ज्वाला पर इन लड़कियों के आगमन ने ही चिंगारी का काम कर दिया। लड़कियां भी इस आकर्षण के खिंचाव के मज़े ले रही थी, लेकिन इन सब में पवित्रा का ध्यान कोने की बेंच पर बैठे लड़के पर गया। इन सब से दूर वो पढ़ने में व्यस्त था। अब तो पवित्रा का ध्यान उस पर आ गया। वो देखती जहाँ दूसरे लड़के क्लास की लड़कियों को प्रभावित करने में लगे हैं, वहीं वरुण ही एक ऐसा था
जो सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान लगाए हुए था। उसकी ये बातें ही शायद पवित्रा को भा गई। उसके मन की पतंग की डोर शायद ना चाहते हुए भी वरुण के पास अटक गई। धीरे धीरे पवित्रा वरुण के बारे में पता लगाना चाहती थी और उसने बड़ी ही आसानी से उसका पता लगाया। जहाँ पवित्रा एक अमीर नौकर चाकर से भरे घर की है, वहीं वरुण एक मध्यवर्गीय परिवार से था। बचपन से ही बड़ा समझदार और मेधावी, पिता का साया जब वो 8 साल का था तभी उठ गया। बड़े भाई ने 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ काम करना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से भाई और माँ ने परिवार का दायित्व संभाला और उसकी पढ़ाई पर कोई आँच आने नहीं दिया। वरुण ने भी अपनी मेहनत से उनकी उम्मीदों को हमेशा उड़ान दी और एक अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका दाखिला हो चुका था। वो सिर्फ और सिर्फ अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखकर एक अच्छी नौकरी पाने का इरादा रखता, ताकि अपने माँ भाई और उनके सपने और उनके त्याग का उचित सम्मान कर सके। उसकी पूरी कहानी का पता राजीव वरुण के दोस्त से पवित्रा लगा लेती है। वरुण की सोच, उसकी लगन पवित्रा को आकर्षित करती है, लेकिन वरुण तो किसी और की तरफ देखता ही नहीं था। उसका लक्ष्य ही उसका प्रेम था। पवित्रा कुछ भी करके उसका सानिध्य पाना चाहती थी। उसके लिए उसकी राजीव को मनाया और राजीव ने बड़ी ही चालाकी से पढ़ाई को बहाना बनाकर उन दोनों की मित्रता करवाई। वरुण पढ़ाई में अच्छा था और वो मदद करने वाला भी, इसीलिए वरुण बड़ी ही लगनता के साथ पवित्रा को पढ़ाने लगा। लेकिन पवित्रा तो सिर्फ उसे निहारती रहती थी, परंतु धीरे धीरे वरुण की मेहनत को देख वो भी तन्मयता के साथ पढ़ने लगी। वरुण अब तक जान चुका था कि पवित्रा एक बड़े घर की लड़की है, लेकिन इतना सरल और सादा व्यवहार देख ही शायद उसके मन में भी प्रेम ने दस्तक दे रहा था। वरुण और पवित्रा अब अच्छे दोस्त बन गए। समय की अविरल बहती धारा के साथ दोनों इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में सभी प्रवेश कर गए। प्यार तो पहले ही परवान चढ़ चुका था, लेकिन इजहार मोहब्बत अभी भी बाकी थी। धीरे धीरे वो घड़ी आ गई और एक खुशी के मौके पर जहां पवित्रा को एक अच्छी कंपनी से नौकरी का ऑफर लेटर आया और वरुण का भी स्नातकोत्तर के लिए एक अच्छे कॉलेज में नामांकन हो गया और उज्जवल भविष्य की तरफ दोनों के कदम बढ़ गए। दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपनी इच्छाओं, आकर्षण और प्रेम का अनावरण कर दिया। इतने दिनों में दोनों ही सब कुछ समझ चुके थे, आज बस शब्दों से बयां किया गया। लेकिन इन सब में एक बात चिंताजनक थी और वो था पवित्रा का परिवार। उसके पिता रूढ़िवादी विचारधारा के थे। खानदान, शानो शौकत, इन सब में ही उनकी ज़िंदगी बसती। पवित्रा का ब्याह ही उनका सपना था। उसकी पढ़ाई में उनको बिंदु मात्र भी दिलचस्पी नहीं थी। पवित्रा की माँ उसके 8 वर्ष में ही चल बसी। उसके भाई उससे 14 साल बड़े थे, तो पिता ने सोचा कि बच्ची की देखभाल के लिए कोई चाहिए। इसीलिए उसके भाई की शादी करा दी गई और पवित्रा को उपहार में मिली माँ जैसी भाभी। इतना प्यार और दोस्तों जैसा व्यवहार पाकर पवित्रा भी अपनी माँ के खोने का गम धीरे धीरे भूलने लगी। प्रतिभा सारा दिन अपनी ननद की नखरी एक माँ की तरह उठाती और उसे हमेशा खुश रखती। ये सब देख प्रतिभा का मान उसके पति और ससुर दोनों के सामने काफ़ी ऊंचा हो गया। ये प्रतिभा ही थी जिसके कहने का मान रखने के लिए ही पवित्रा को इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिलवाया गया था, वरना उसके पिता तो उसको इंजीनियरिंग पढ़ाने के खिलाफ ही थे। माँ बेटी का अनोखा रिश्ता है दोनों का। प्रतिभा को कई सालों बाद एक सुनहरी परी का वरदान मिला, लेकिन अभी भी पवित्रा के लिए ही उसका दिल पहले धड़कता है। दीक्षांत समारोह के पहले पवित्रा घर आई। भाभी, भाभी कहाँ हो, जल्दी आओ। अरे क्या हुआ, आज फिर घोड़े पर सवार होकर आई है? आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी राहत की पुड़िया बता दे भाभी, माँ को कुछ बताने वाली है बुई। रिमझिम की मासूम आंखों में देखकर सारी बातें कह गई। प्रतिभा ने उसकी तरफ देखा और फिर दोनों छत की तरफ भागी। छत पर बना कमरा इनका राजघर था, जो सारे दिल के राज यहीं बयां होते। आज भी यही प्रतिभा को पवित्रा के जीवन में आए प्यार की लालिमा की झलक मिली, लेकिन चिंता की लकीरें उसके माथे पर खिंच गई। अपने ससुर को इतने बरस में वो अच्छी तरह जान चुकी थी।
उनके लिए सिर्फ मान मर्यादा, लोगों में झूठी शान का बखान, ये सभी मायने रखता है। उसके आगे उन्हें और कुछ नहीं दिखता। पवित्रा भी अभी सारी बातें अच्छी तरीके से जानती थी, लेकिन प्यार के आगे डर फीका पड़ गया। पवित्रा का मन तो प्यार के सुनहरे वातावरण में हिरनी की तरह कुलाचे मार रहा है, लेकिन इतने दिनों की गृहस्थी में प्रतिभा तो वास्तविकता की भट्टी में परिपक्व हो चुकी थी। वो भली भांति जानती थी उसके रूढ़िवादी ससुर, जो सिर्फ अपनी विचारधारा पर कायम रहते हैं, उनके लिए पवित्रा का प्रेम सराहनीय नहीं होगा। पर वो तो अपनी छुटकी को दुखी भी नहीं देखना चाहती। अब कैसे वो कोई रास्ता निकालेगी ताकि सब मान जाएं, या कोई और ही अड़चन पहले ही उसके आगे डेरा जमाए हुए खड़ी हो जाएगी। अचानक ही प्रतिभा की आंखें खुल गई और उसे लगा जैसे वो चलचित्र देख रही थी और विराम हो गया हूँ। पवित्रा का थका हुआ चेहरा, सोनी हाथों की हल्की मेहंदी देख उसके मन में जैसे तीर की चुभन सा दर्द हुआ। फिर भी अपने को नियंत्रित कर लिया ताकि पवित्रा की तंद्रा भंग ना हो। भोर की लालिमा भी आज मन को दुखी ही कर रही थी। आज से ठीक 5 दिन पहले इसी समय में पवित्रा को गौरी पूजन हेतु लेने आई थी, लेकिन कितनी सुंदर लग रही थी छुटकी। हरे और लाल रंग की साड़ी, कान में बड़े बड़े झुमके, माथे पर छोटी लाल बिंदी, जिससे कोई देवी घर आई हो। सूर्य देव की लालिमा उसके रूप को और चमका रही थी। तभी वरुण ने वीडियो कॉल किया, पर एक पल के लिए सिर्फ पवित्रा को ही निहारने लगा। फिर मेरे टोकने पर कैसे शर्मा गए थे दोनों। शिव पार्वती की जोड़ी लग रही थी दोनों की। हे गौरी माँ, किसके कर्मों की सज़ा दे दी आपने। उस दिन के बाद आज ये काला दिन दिखाया आपने। क्यों माँ, क्यों? इन विचारों में मन प्रतिभा को आभास ही नहीं हुआ कि पवित्रा जाग चुकी है। पैरों की आहट से उसने मुड़कर देखा। पवित्रा नहाने जा रही है। छुटकी, नहाने जा रही हो? हाँ, मैं सिर हिलाकर पवित्रा चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे सदा चहकने वाली चिड़िया खामोशी से बने जाल में फंसकर धीरे धीरे दम तोड़ रही है। इन सारी वेदनाओं से प्रतिभा जैसे दबी जा रही थी। पवित्रा तो जैसे अचानक एक शांत नदी की तरह हो चुकी थी। नहाकर पुनः वो बिस्तर पर बैठ गई। रोना भी बंद हो गया। बस चुपचाप बैठी खिड़की से सूरज को देख रही थी। छुटकी, चाय पी ले। देख ना, नहीं बोलना, ये कहकर प्रतिभा ने चाय का कप आगे बढ़ाया। बिना कोई सवाल जवाब की पवित्रा ने चाय पी ली। भाभी, तुम थक चुकी होगी, जाओ रिमझिम को भी देख लो। रिमझिम ठीक है, मैं यहीं बैठूंगी। भाभी, तुम जाओ, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ, मुझे कुछ समय दो। ना चाहते हुए भी प्रतिभा को जाना पड़ा, लेकिन उसने कमरे पर निगाह रखी। पवित्रा ने डायरी बाहर निकाली। वो रोज़ डायरी नहीं लिखती थी, लेकिन जब वो बहुत खुश होती या फिर दुखी तो अपने सारे मन के भावों को उसमें कैद करती। आज भी शायद वो यही कर रही है। प्रतिभा को लगा चलो किसी भी तरीके से हो, दर्द तो कम होगा। तभी पावन जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। प्रतिभा, छुटकी? हाँ जी, अभी शांत है, दुखी है, पर कल से बेहतर है। रो चुकी है इसलिए कोई खतरा नहीं। ये क्या हो गया प्रतिभा? मेरी बहन को ऐसे दुख क्यों मिले? इस दुख की घड़ी में पावन भी अपनी बहन के दर्द से चोटिल थे। बाबूजी भी अपने कमरे में हैं, कल से बाहर नहीं आए। तुम पवित्रा का ख्याल रखना, मैं बाबूजी को देखता हूँ। प्रतिभा, तुम्हारा दर्द मैं जानता हूँ, पर मजबूत रहना होगा हमें। ये कहकर पावन जी बाबूजी के कमरे की तरफ चले गए। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। पवित्रा ना किसी से मिल रही थी, न बात करती, सिर्फ अकेले कुछ लिखती। नीरज भी आकर वापस लौट गया। नीरज के आने की खबर से ही पवित्रा रोने लगती और दरवाज़ा बंद कर लेती। सारे अचरज में थे, लेकिन इतने दर्द में उसे कोई और दर्द नहीं देना चाहता था। इसीलिए नीरज भी 3 दिनों से रोज आता और नीचे से ही पवित्रा का हाल चाल जानकर चला जाता। आज भी वो अपनी दोस्ती बखूबी निभा रहा है, जैसे उसने पहले किया था। अपने दोस्त को इस भीषण दर्द में वो ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता, चाहे पवित्रा का व्यवहार उसके प्रति जैसा भी हो। दुख में दुखी इंसान द्वारा किया गया व्यवहार को याद नहीं रखती। आज जाने से पहले एक बार उसे पवित्रा से मिलने का मन कर रहा था। भाभी, मैं जानता हूँ वो भी मुझसे मिलना नहीं चाह रही, पर उसे दूर से ही सही देखने का मन है। नीरज,
तुमने हमेशा छुटकी का भला चाहा है, उसके लिए हमेशा खड़े रहे हो। अभी वो शायद सोचने समझने की अवस्था में नहीं है, वरना तुमसे ऐसा व्यवहार नहीं। नहीं नहीं भाभी, आप ये सब मत कहिए। मैं स्थिति की गंभीरता को समझता हूँ, बस ऐसे ही कह दिया। नहीं, चलो मैं कमरे में जाऊँगी और तुम बाहर से ही, कहकर दोनों सीढ़ी से ऊपर की ओर जाने लगे। पवित्रा का दरवाज़ा बंद था। प्रतिभा ने धीरे से दरवाज़ा खोला। पवित्रा बिस्तर पर लेटी हुई थी। छुटकी, क्या कर रही है? चल अब थोड़ा उठकर बैठ। पवित्रा ने कुछ नहीं कहा, अब अनसुना कर दिया। देख छुटकी, ऐसे तू अपने को नहीं मुझे कष्ट दे रही है। कोई अपनी माँ से ऐसा करता है? तुझे ऐसे में नहीं देख सकती, अपने हाथों से पाला है। तेरी एक खामोशी मुझे मार रही है। छुटकी तो सुन रही है। जवाब न मिलने पर एक क्षण के लिए टूट गई, फिर आंसुओं को रोकते हुए उसके पास गई। विपरीत दिशा में करवट कर सोती पवित्रा को देख एक लंबी सांस लेकर उसके पास बैठी। नीरज आया है, आज तो उससे मिल ले, तुझे मनोबल ही मिलेगा। रोज़ सुबह वो आता है और तू मिलने से मना करती है। चल अब उठ जा। कहते हुए उसने पवित्रा के सिर पर हाथ रखा और चौंक उठी। शरीर ठंडा पड़ा था। छुटकी, कहती हुई वो चीख पड़ी। उसकी इस बार की चीख ने पुनः सबका दिल दहला दिया। नीरज दौड़कर कमरे में घुसा। प्रतिभा की आंखें और उनका कांपता शरीर देख वो बिस्तर के पास गया और पवित्रा को अपनी तरफ घुमाया। मुँह से झाग बाहर था और शरीर ठंडा पड़ चुका था। पवित्रा ने भी वरुण की तरह अपनी यही लीला समाप्त कर ली। नीरज भी हतप्रभ खड़ा उसे देख रहा था। तभी पावन और सारे नौकर जाकर कमरे में आ गए। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। चिकित्सक को बुलाया गया और उन्होंने पवित्रा को मृत घोषित कर दिया। पवित्रा चली गई, पर कई सवाल छोड़कर ये कैसा फैसला किया उसने अपने साथ। पवित्रा के फैसले ने सबके जीवन की कश्ती को संभालने का मौका न देकर उन्हें भंवर में ढकेल दिया। पुलिस घर में आ गई और प्राथमिक जांच शुरू हुई। नीरज निःशब्द खड़ा कमरे के बाहर से बस पवित्रा को निष्प्राण देह को देख रहा था। बाबूजी सर पीट पीट कर चीख रहे थे, ये क्या हो गया? ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा। मेरी बेटी ऐसे मुझे छोड़कर कैसे? बुजुर्ग व्यक्ति का इस रोदन से सभी अपने में असहाय बोध कर रहे थे। मोहल्ले वाले के लिए चौधरी बलराज के घर की ये घटनाएं स्तब्ध करने वाली थी। अभी कुछ दिन पहले पवित्रा के दुख से सभी दुखी थे, पर समय से घाव भर जाएंगे इसका यकीन सबको था। लेकिन उस घटना का ये परिणाम तो किसी ने सोचा ही नहीं। चारों ओर बस खामोशी ही खामोशी। उसके पास भी चौधरी बलराज के परिवार को सांत्वना देने का साहस नहीं था। सब मूक दर्शक बने खड़े थे। पावन आज सबसे ज़्यादा असहाय और मजबूर होकर पुलिस जांच में सहायता कर रहे थे। शायद घटी घटना के सदमे ने उनके शरीर और मन दोनों को संवेदनाहीन कर दिया और अब वो सिर्फ एक मशीन की भांति अपना काम किए जा रहे हैं। छोटी रिमझिम भी इन सब से अछूती ना रही थी। बच्ची के कोमल मन को गहरे घाव से बचाने के लिए राधा माँ उससे लेकर चली गई। इधर प्रतिभा की गोद आज उजड़ गई, जिसकी खुशी सलामती के लिए उसने ना जाने कितने व्रत किए। उसकी एक खुशी के लिए उसने अपने ससुर के विचारों के विरुद्ध जाकर काम किया। लेकिन इस तरह वो कैसे? आंखों से झरझर बहते आंसुओं के साथ मन के इन्हीं विचारों में प्रतिभा जैसे उलझ ही गई। क्यों हुआ ये? वो तो साथ ही सोई थी, लेकिन कैसे हुआ? अगर मैं थोड़ा और ध्यान रखती, क्या मैं जिम्मेदार हूँ इस घटना की? इस सब में जैसे उसकी सांसें बंद होने लगी। आनन फानन में चिकित्सक को बुलाया गया। प्रतिभा का ब्लड प्रेशर बढ़ा था और उसके नाक से भी खून बहने लगा। उसकी ऐसी ही हालत की आशंका सबको थी। पवित्रा और उसके प्रेम का बंधन इतना मजबूत जो है। इधर पवित्रा का पोस्टमार्टम, बाबूजी की तबीयत और प्रतिभा, इन सब में जिससे पावन उलझ सी गई। लेकिन उन्हें नीरज का सहयोग मिला। रिमझिम को उसकी नानी के पास भेज दिया ताकि वो इन सब से दूर हो। पवित्रा के अंतिम संस्कार में वरुण का परिवार शामिल हुआ। दोनों परिवारों के शब्द जैसे खत्म हो चुके थे। सिर्फ मौन उपस्थिति ही उनकी वेदना का वर्णन कर रहे थे। वरुण की माँ, जिसने 7 दिन पहले ही बेटा खोया,
आज बहू की इहलोक सी विदाई में मौन, आंखों में कई सवाल लिए खड़ी सिर्फ रो रही है। पवित्रा से उनका बड़ा रिश्ता था। वरुण का फैसला उसकी माँ को मंजूर था, इसलिए पवित्रा से उसका 4 साल का परिचय था। सारे रिश्ते नाते छोड़ चले गए दोनों, न जाने कितने ही सवाल अपनों की आंखों में छोड़ गए। प्रतिभा किसी भी संस्कारों में शामिल नहीं हो पाई, अस्वस्थ और शायद उससे ज़्यादा मन ही मन इस कठिन बोझ को सहने में असमर्थ थी। बाबूजी का थकावट से परिपूर्ण चेहरा और आंसुओं से सूजी हुई आंखें उनके जीवन में आए खालीपन का प्रतिबिंब दर्शा रही थी। कड़क और रौबदार बलराज चौधरी ने असहाय होकर खाट पकड़ ली। 20 दिन बीत गए। प्रतिभा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। मन तो अभी भी कमज़ोर ही था। इतने दिनों तक कमजोरी की वजह से वो न कमरे से बाहर निकली और नींद की दवाइयों ने ना ही उसे कुछ सोचने दिया। आज कितने दिनों बाद वो कमरे से निकलकर अपनी छुटकी के कमरे में पहुंची। सारी चीज़ें वैसी ही सजी थी, सिर्फ धूल की चादर ने उन्हें आगोश में ले लिया था। छुटकी की हंसी, भाभी भाभी की पुकार से जैसे कमरा गूंज उठा। प्रतिभा के सामने भूतकाल के खुशनुमा पल पुनः चित्रित हो उठे। तभी अचानक डायरी लिखती मुस्कुराती पवित्रा की छवि ने तुरंत ही प्रतिभा को याद दिला दिया। उसी डायरी में शायद कुछ लिखा हो और पता चल जाए आखिर हुआ क्या था जो इन आत्महत्याओं के लिए जिम्मेदार है। प्रतिभा पागलों की भांति ढूंढ रही थी, पर डायरी नहीं मिल रही थी। झुंझलाहट में वो बैठ गई। शांत हुई तो याद आया, छुटकी तो उसे अपने घर में लगी पेंटिंग के पीछे रखती थी। फिर मिल गई डायरी। एक बार सिर्फ प्रतिभा को उसने अपने और वरुण के मिलने का विवरण पढ़ने दिया। प्रतिभा ही थी जिसे पता था कि पवित्रा डायरी लिखती थी और छुपा कर रखती भी थी। तभी प्रतिभा बामन जी की आवाज़ कानों में पड़ते ही उसने डायरी आंचल में छुपा ली। वो जानती है कि पावन उसके अस्वस्थ होने के कारण डायरी नहीं पढ़ने देंगे और उसके लिए अब रहस्य का अनावरण होना आवश्यक हो चुका था। तुम यहाँ क्यों आई? सुनैना, तुमसे कहा था कि ध्यान रखना भाभी का, उत्तेजना ठीक नहीं है उसके लिए। फिर भी वो इस कमरे में आ गई। माफ़ करना भैया, वो मैं बाबूजी की। ठीक है, अब ले चलो प्रतिभा को। प्रतिभा बिना कुछ बोली चुपचाप कमरे की ओर चली गई, इस उम्मीद के साथ कि शायद डायरी से कुछ हासिल हो जाए। पवित्रा की पहले पन्ने पर लिखे शब्दों पर हाथ फेरते हुए प्रतिभा को छुटकी को सहलाने का एहसास हुआ। प्रतिभा उसे बड़े प्यार से सहला रही थी। एक लंबी सी सांस लेकर वो डायरी के पन्ने को पलटने लगी। तभी पलटते हुए एक पन्ने पर वो रुक गई। 26 दिसंबर। कितनी खुश हूँ मैं आज। आखिरकार मैंने भाभी की वरुण से मुलाकात करा दी। मैं चाहती थी कि वरुण को पहली बार भाभी ही देखें और उन्हें भी देखकर ऐसा लगा शायद उन्हें वरुण पसंद आया है। वरुण की माँ कितनी अच्छी है, मुझे कितने प्यार से उन्होंने अपना लिया। आज मेरे मन से जैसे एक बोझ उतर गया हूँ। भाभी की हाँ है, इससे ज़्यादा और मुझे कुछ नहीं सोच सकती। मुझे यकीन है भाभी मुझे और वरुण को एक करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगी। ये पढ़कर प्रतिभा के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान स्फुटित हो गई। वरुण और पवित्रा की जोड़ी सच में उसके मन को भा गई थी। घर पहुंचकर भी प्रतिभा वरुण और उसकी माँ के बारे में ही सोच रही थी। तभी बहू रानी की कड़क आवाज़ से उसकी सोच के कांच में जिसे दरार पड़ गई। जी बाबूजी। आई। जैसे तैसे सर पर पल्लू लिए वो उनके कमरे की ओर दौड़ पड़ी। खांसते हुए बाबूजी ने टेबल पर रखे एक लिफाफे पर इशारा करते हुए कहा, बहू रानी इसे जरा देखो। प्रतिभा ने लिफाफा खोला और नीरज की छवि हाथ में आ गई। देखा, कितना सुंदर लड़का चुना है मैंने। ऊंचा खानदान, शहर के नामी घराने का एकमात्र लड़का है। पवित्रा और इसका रिश्ता तय किया है। जाओ पवित्रा को सारी बातें अवगत करा दो। 4 साल पढ़ाई के लिए दे दिए, हो गया बस। अब अपना ब्याह रचाए और घर बसा ले। प्रतिभा चुपचाप से नीचे कर
सारी बातें सुन रही थी। उसके मन में जैसे एक भारी पत्थर का बोझ डाल दिया था। बाबूजी ने। ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं जानती कि उसके ससुराल वाले पुरानी विचारधाराओं को मानते हैं, विशेषकर बाबूजी। लेकिन पवित्रा, उसे उसे वो क्या कहेगी? अब होगा क्या? इन सारी बातों में उलझकर वो बुत बनकर खड़ी रह गई। क्या हुआ? जाओ, खड़ी क्यों हो? मुझे फुर्ती दिखाओ। सुनते ही हड़बड़ा कर वो कमरे से निकल गई। बाबूजी कड़क स्वभाव के हैं, ये जानकर प्रतिभा कभी भी ज़्यादा कुछ उनके सामने नहीं कहती। सिर्फ ज़रूरी बातें और उनकी आज्ञा का पालन, बस यही रिश्ता था उनका। सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए इन सोचों की उधेड़ धुन में कब वो कमरे तक पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। चिंता के भंवर से तो वो तब निकली जब पवित्रा बोल पड़ी, अरे माँ, कुछ दिया है बाबूजी ने लिफाफे में? नगद दिया क्या? अरे नहीं, उन्होंने कब आपको कुछ दिया है? मुँह बनाते हुए पवित्रा ने कहा। खोल कर देख, क्या है इसमें? प्रतिभा ने हाँ में सर हिलाया। नीरज की फ़ोटो देखकर पवित्रा ने कहा, कितना हैंडसम लड़का है, फिदा हो गया दिल मेरा। हाय, क्यों भाभी? बाबूजी ने तुम्हें क्यों दी फ़ोटो? फिर दुल्हन बनोगी क्या? छुटकी, कैसी बातें करती हो? लिहाज शर्म सब भूल गई क्या? प्रतिभा को गंभीर देखकर पवित्रा बोल पड़ी, माफ़ कर दो भाभी, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम्हें क्या हो गया है? तब से देख रही हूँ तुम इतनी पीली पड़ गई हो। ऐसा क्या कहा बाबूजी ने? उन्हें तो सिर्फ आदेश देना आता है। उनके लिए हम सब कठपुतली जो हैं, उनके इशारों पर नाचने वाली। चुप कर छुटकी, बात गंभीर है। ये नीरज है और इसका रिश्ता तेरे लिए बाबूजी ने तय किया है। पवित्रा धम्म से बिस्तर पर बैठ गई। भाभी, पर मैं तो वरुण सी। चुप कर, इन बातों का जिक्र भी मत कर। अगर बाबूजी को इसकी भनक भी लगी तो कल होने वाली शादी आज हो जाएगी और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकेंगे। भाभी की बात में दम था, पर पवित्रा पर कटे पक्षी की भांति तड़प रही थी। उसे देख प्रतिभा भी छटपटा रही थी। कहते हैं जन्म देने वाली माँ से पालने वाली माँ का लगाव ज़्यादा होता है। प्रतिभा के साथ भी यही हो रहा था। पवित्रा उसकी ननद नहीं, बेटी थी और उसके लिए कुछ करना ही था। थोड़ी देर प्रतिभा शांति से विचार की और कुछ हल मिलने की आस से ही उसकी आंखें चमक उठी। सुन छुटकी, परेशान मत हो, एक विचार आया है मन में। सच भाभी? मैं जानती हूँ तुम मेरे प्यार की कश्ती डूबने नहीं दोगी। सुन छुटकी, बाबूजी जैसा चाहते हैं अभी वैसा ही कर। वाह वाह, क्या हल निकाला है। चुप कर, पहले सुन क्या कह रही हूँ। ठीक है, समझाओ इस बेतुकी बात का मतलब। अभी नहीं, तुम अभी सो जाओ, रात हो चुकी है। तेरे भैया भी सोने वाले होंगे, मैं चलती हूँ। पर भाभी। सुन छुटकी, बात मत बढ़ा, सब कुछ सामान्य लगना चाहिए ताकि किसी को भी संदेह ना हो। कल जब सब अपने अपने काम पर जाएंगे तब आगे की बात की जाएगी। अच्छा, कहकर पवित्रा सोने चली गई। प्रतिभा भी अपने कमरे में आ गई। क्या हुआ आज कॉलेज में? पवित्रा के बड़े भाई पावन ने कहा। जी सब ठीक ही रहा, बल्कि बढ़िया ही। छुटकी कितनी प्यारी लग रही थी। हाँ, अच्छा हुआ प्रतिभा। बाबूजी तो कभी उसे पढ़ने नहीं देना चाहते थे, बस तुम्हारी वजह से ये सब संभव हो पाया। पिताजी प्रेम तो बहुत कहते हैं उससे, पर अपने रूढ़िवादी विचारों के आगे किसी की भी नहीं सुनते। तुमने हमेशा से ही पवित्रा का ध्यान माँ बनकर रखा है, इसके लिए मैं तुम्हारा सदा आभारी रहूँगा। प्रतिभा का हाथ अपने हाथों में लेकर पावन ने कहा। क्यों जी, ऐसा क्यों कहते हैं? सिर्फ मैंने ही किया, ऐसे थोड़ी है। इसके बदले उस बच्ची और आपका अगाध प्रेम और सम्मान भी तो पाया है। जितना दिया उससे कहीं ज़्यादा आपसे और छुटकी से मुझे वापस ही मिला है। जब कभी मैं बीमार पड़ी तो उस बच्ची ने सदा मेरा ख्याल रखा। इस जन्म में शायद मैं उसकी माँ नहीं, पर किसी जन्म में ज़रूर मेरी बेटी रही होगी। सच में प्रतिभा, तुम दोनों का रिश्ता अनूठा है। पावन ये सब कहकर सोने चले गए, पर प्रतिभा तो फिर से अपनी योजनाओं को आकार देने में लग गई। वो कोई गलती नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने हर संभव प्रयास किया कि योजना ऐसी बनाई जाए जो काम करे। भाभी जी को उसकी इस योजना की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। इसका ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है।
इधर पवित्रा भी सिर्फ करवटें ही बदल रही थी। सुबह सुबह सबके जाने के बाद पवित्रा खींचते हुए प्रतिभा को छत पर ले जाती है। अब बोलो। हाँ बाबा, बताती हूँ। छुटकी सुन, तुम इस नीरज से मिलो। ये सुन पवित्रा ने मुंह बिचका दिया। अरे पहले सुन तो लो, बाद में मुंह बनाना। इस नीरज से मिलो, अब यही हमारी नैया को पार लगा सकता है। मतलब ये कि पता नहीं, इसे देखकर मेरे मन में बहुत सकारात्मक भावनाएं आ रही हैं। मुझे लगता है ये शायद हमारी मदद करे। इससे तुम मिलो और एक दो बार मिलने के बाद तुम इससे दोस्ती कर लो और अपनी सारी बातें इसे बता दो। वरुण की पढ़ाई में अभी भी 2 साल बाकी है। किसी तरह अगर ये राजी हो जाता है और 2 साल तक तुम दोनों रुक जाते हो तो तब तक वरुण की पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी और उसके बाद इसकी सहायता से ही हम बाबूजी के सामने कुछ कह सकते हैं और शायद बाबूजी मान जाएं। शायद ये कैसी योजना है आपकी जिसमें शायद है? इससे अच्छी योजना मैं बना सकती। बहुत सोच समझ कर ही कुछ बनाया है। हमें 2 साल का समय चाहिए और अभी नीरज ही हमें वो समय दे सकता है। इसीलिए चुपचाप नीरज से मिलो और जैसा कहती हूँ वैसा करो। ये योजना अगर काम कर जाए तो हमारे लिए सही है, वरना मेरे पास और कोई योजना नहीं है जिससे हम कुछ कर सके। तुम तो बाबूजी को अच्छी तरह जानती हो, हम चाहें तो भी कुछ नहीं कर सकती। अगर हम भाग जाए ये सब सोचना भी मत। तुम जानती हो बाबूजी बहुत ही कड़क स्वभाव के हैं और अपने विचारों के विरुद्ध जाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। उनकी इज्जत पर अगर बात बन जाएगी तो वो कुछ भी कर देंगे। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, समझी? हाँ, बात तो सही है आपकी, लेकिन कुछ नहीं। बाबूजी ने इससे मिलने का कल का समय तय किया है। तुम एक अच्छी बच्ची की तरह ही नीरज और उसके परिवार से मिलो और घुल मिल जाओ। फिर एक दिन समय देखकर मैं बाबूजी से बात कर तुम्हारी और नीरज के मिलने का समय तय करूँगी मेरे निरीक्षण में। तभी ये बात करेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। अभी तो इतना ही सोच पा रही हूँ। इस योजना को बनाकर क्या मैंने ठीक किया? अगर नीरज छुटकी का जीवन साथी होता तो शायद ये सोच प्रतिभा फिर से टूट गई। पर आगे जानने की चाह में उसने डायरी के पन्ने पलटे। 10 जनवरी। आज का ये दिन मुझे पता नहीं सुबह से ही पसंद नहीं था, क्योंकि आज मुझे बाबूजी की पसंद के लड़के से मिलने जाना था। भाभी के कहने पर ही मैं ये सब कर रही हूँ, पर मन में थोड़ा सा तो डर है कि क्या जैसे भाभी सोच रही हैं वैसा होगा। हमारी योजना सफल होगी या फिर मेरे और रुलू का प्यार इसी तरह से ख़त्म हो जाएगा। मन में एक अजीब सी उथल पुथल होने के बावजूद भी भाभी का कहा मानकर मैं आज तैयार होकर नीचे चली गई। वहाँ पर नीरज और उसके माता पिता बैठे हुए थे। दूर से ही नीरज को देखकर अच्छा लगा। पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि शायद बात बन जाए। भाभी का कहना आज मुझे सही लगा कि ये लड़का हमारी मदद कर सकता है। नीरज के माता पिता बड़े ही अच्छे लोग हैं। बाबूजी ने अच्छे घर में रिश्ता करने की सोची थी, लेकिन जब बाबूजी वरुण को सही मायने में जान पाएंगे तो शायद उन्हें उतना दुख नहीं होगा। नीरज के माता पिता ने मुझे शगुन में कंगन दिए। मैं लेना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन भाभी ने इशारे से मुझे लेने को कहा। मुझे लेना पड़ा। आगे मैं कुछ भी अभी नहीं सोच पा रही हूँ, लेकिन आशा कर रही हूँ शायद मेरे और भाभी की योजना के अनुरूप ही सारे काम हो जाएं। वरुण को आज मैंने कुछ नहीं बताया। भाभी भी कैसे बताती भी कैसे, ये समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, मैं उससे इस बारे में ज़रूर बात करूँगी। हाँ, मैंने ही कंगन लेने को कहा था। मैं किसी को ये पता नहीं लगने देना चाहती थी कि छुटकी इस रिश्ते से खुश नहीं है। अगर ऐसा होता तो बाबूजी सारी बातें जान जाते और शायद मैं चाह कर भी मेरी बच्ची की मदद नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं नीरज और उसके माता पिता के साथ गलत करने का दुख हो रहा था, लेकिन आज मैं स्वार्थी बनी सिर्फ और सिर्फ अपनी छुटकी के लिए। 20 जनवरी। आज भाभी ने फिर बाबूजी से मेरे लिए एक अनुरोध किया। बाबूजी मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिर्फ भाभी और भैया के कहने पर ही वो नीरज और मेरे मिलने को लेकर राजी हो गई। बाबूजी रूढ़वादी विचारों की हैं, लेकिन पता नहीं भाभी क्या करती हैं कि वो हमेशा उनके और भैया के आगे हार कर मेरी इस बात को मान लेते हैं।
उनके सामने ये सब कहने का साहस मेरा नहीं है, लेकिन भाभी का ही सहारा लेकर मैंने आज तक 2-3 चीज़ें बाबूजी से अनिच्छापूर्वक करवा लिया है। अब भाभी शायद कल नीरज के माता पिता से बात कर हमारी मिलने की जगह और समय तय करेंगी। मैं अधीर हो रही हूँ, क्योंकि मैं नीरज को भी अंधेरे में नहीं रखना चाहती। ऐसा ना हो कि वो मेरे साथ जीवन जीने के सपने देखने लगी और मैं उसे तोड़ दूँ। इसीलिए मैं पहले ही सब कुछ सच सच बता देना चाहती हूँ, फिर देखा जाएगा, जो होना है वही होगा। 20 जनवरी के वृत्तांत को पढ़ने के बाद प्रतिभा फिर से यादों में चली गई। नीरज ने अभी कुछ ही दिन हुए अपने माता पिता के व्यवसाय में काम करना शुरू किया था, इसीलिए वो काफ़ी व्यस्त था। ऐसा उसकी माता जी ने ही प्रतिभा को बताया। फिर भी वो खुले मन के लोग थे, इसीलिए उन्होंने प्रतिभा के निरीक्षण में नीरज और पवित्रा के मिलने का समय तय कर दिया। 25 जनवरी की तारीख तय की गई थी। मेरी और छुटकी के हाथ पैर फूले हुए थे, लेकिन उनको ढांढस बनाती हुई उसे लेकर कॉफ़ी शॉप में गई। दूर से ही देखा, नीरज पहले ही पहुंच चुका है। उसने बड़ी ही शालीनता से हमारा अभिवादन किया। मैंने उन दोनों को एक टेबल में छोड़ पास वाली टेबल में जाकर बैठ गई, इस आशा में कि शायद बात बन जाए। छुटकी चुपचाप बैठी और नीरज ने बड़े ही शिष्टाचार से उसकी और मेरी पसंद की कॉफ़ी के बारे में जानकर ऑर्डर कर दिया। कॉफ़ी पीते हुए दोनों चुपचाप बैठे थे। छुटकी शायद घबराहट की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही है और नीरज शायद थोड़ी असमंजस की स्थिति में था कि तभी नीरज ने उन दोनों के बीच की खामोशी को तोड़ा। नीरज छुटकी से कुछ कह रहे हैं और मैं मन ही मन दूसरी टेबल पर उलझन में थी कि छुटकी अभी तक कुछ कह क्यों नहीं रही है। फिर लगा, नहीं, थोड़ा सहज हो लेना चाहिए, एकदम से मुद्दे पर आना ठीक बात नहीं है। फिर मैंने देखा छुटकी सहमी सी बैठी है, लेकिन कुछ कह नहीं रही। मैं उन दोनों की बातें सुन नहीं पा रही थी, लेकिन मेरा चेहरा नीरज की पीठ की तरफ था, इसीलिए छुटकी मुझे आसानी से देख पा रही थी। एक नज़र उठाकर उसने मेरी तरफ देखा। मैं शायद इसी पल का इंतज़ार कर रही थी और मैंने इशारे से उससे तुरंत बताने को कहा। फिर कहा कि हमारे पास समय नहीं है, इसीलिए जो करना है हमें अभी करना है। हमें इशारे से बात करने की आदत थी। बाबूजी के कड़क स्वभाव की वजह से ही हम इसी तरह से अनकही बातों से ही काम चलाया करते, इसीलिए छुटकी मेरे इशारों को बड़ी आसानी से समझ लेती है। फिर उसने कुछ कहना शुरू किया और जैसे माहौल बदल गया। नीरज गंभीर लग रहा था। उसका चेहरा तो मैं नहीं देख पा रही थी, लेकिन छुटकी के चेहरे के बदलते हाव भाव से मैं ये समझ पा रही थी कि मुद्दे की बातें ही हो रही हैं। थोड़ी देर बाद नीरज उठा और उसने मेरी तरफ देखा, उसके साथ छुटकी ने भी। तभी मैं समझ गई कि अब मुझे बीच में आकर सारी बातें समझानी होगी। मैं अब उनके साथ उनकी ही टेबल पर आकर बैठ गई। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए मैंने कहा, नीरज, मैं जानती हूँ ये शायद तुम्हारे लिए थोड़ा अटपटा है, लेकिन ये योजना मेरी है। हमारे बाबूजी बड़े ही कड़क स्वभाव के हैं और शायद छुटकी ने तुम्हें बता दिया होगा कि वो वरुण से प्यार करती है। हमारे रूढ़वादी ख़ानदान में प्यार करना एक बड़ा गुनाह है। उसके लिए छुटकी को बहुत बड़ी सज़ा मिल सकती है। इसीलिए मैंने ही कहा कि वो तुमसे मिले और तुम्हें राज़ी करे, ताकि 2 साल तक किसी तरह समय मिल जाए और वरुण की पढ़ाई पूरी हो जाए। लेकिन मैं जानती हूँ तुमसे मदद की अपेक्षा करना शायद गलत हो, परंतु मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि अगर बाबूजी के दबाव में आकर ये तुमसे शादी कर भी लेती तो भी मन में तो वरुण ही रहता। तुमसे इसमें तुम दोनों के जीवन पर प्रभाव पड़ता। ये सब सोचकर ही मैंने ये योजना पर अब शायद लग रहा है कि ये गलत है। तुम्हारे साथ, तुम्हारे माता पिता के साथ शायद ये करना अन्याय है, पर तुम एक माँ की मजबूरी समझ सको। मैं छुटकी के प्यार के आगे मजबूर हो गई हूँ। तुम चाहो तो सबको सच्चाई बता सकते हो। तभी नीरज बोल उठा, आप दोनों का प्यार सच में अनूठा है। मैंने आज तक किसी को भी अपनी ननद के लिए इस तरह का जोखिम उठाते नहीं देखा। मैं सच में पवित्रा से शादी करना चाहता था, लेकिन आपकी बात सही है, मेरे चाहने से सिर्फ नहीं हो सकता। अगर पवित्रा और वरुण एक दूसरे को चाहते हैं
तो मैं इस प्यार के सफ़र में इन दोनों का साथ ज़रूर दूंगा। लेकिन हाँ, इन योजनाओं में मैं थोड़ा कच्चा हूँ। मुझे आपको बता देना होगा क्या करना है। ये सुनते ही प्रतिभा और पवित्रा दोनों को विश्वास नहीं हो रहा था कि नीरज मान चुका है। वो हतप्रभ उनको देख रही थी। मैंने और छुटकी ने शायद इन चरण में जीत हासिल कर रही थी। नीरज चला गया इस आश्वासन के साथ कि वो हर संभव हमारी सहायता करेगा, लेकिन आगे क्या करना है इस पर विचार मुझे ही करना था। बड़ी सोच समझ कर ही कुछ कर सकते हैं, वरना बाबूजी के सामने पकड़े जाएंगे। इसीलिए ज़्यादा ना सोचती हुई मैं और छुटकी निकल गए घर की ओर। अगले दिन छुटकी थोड़ी बुझी बुझी थी। छुटकी, क्या हुआ? अब तो नीरज भी मान गया, फिर इतनी उदास क्यों है? कुछ बात है ना? भाभी, तुम कैसे जान जाती हो? वो सब छोड़, बता बात क्या है? भाभी, कल जब मैं और नीरज बात कर रहे थे तो उसने बताया कि वो मुझसे कैसे कहूँ प्यार करता है, एक तरफा प्यार। मतलब ये कैसे हुआ? वो जो बाड़ी है ना, जिसकी शादी में मैं और तुम गए थे, उसमें नीरज भी था। मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन नीरज ने कहा कि उसी शादी में पहली नज़र में ही मैं उसे पसंद आ गई। इसीलिए बाबूजी के पास उसके माता पिता हमारा रिश्ता लेकर आए। अच्छा, मैं तभी कहूँ, नीरज का चेहरा मुझे पहले से ही जाना पहचाना लग रहा था, पर मुझे लगा शायद मैं गलत सोच रही हूँ। हाँ, मैंने उसे बाड़ी की शादी में देखा था, उसके माता पिता के साथ। उसने तुझसे ये सब कहा और उसके बाद भी तूने ये बातें बता दी। अगर वो हमारे पक्ष में नहीं होता तो मैं क्या करती? तुमने ही तो इशारा किया कि बता दो। अरे, मैंने तुम दोनों की बातें थोड़ी सुनी थी, लेकिन चलो जो भी हुआ, लड़का मुझे अच्छा लगा। लेकिन भाभी, क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? देख छुटकी, अगर वो ठीक नहीं होता और उसे कुछ गलत करना होता तो अब तक बाबूजी जान चुके होते, और तेरे साथ जो होना होता वो तो होता ही। साथ ही मैं भी इस घर में नहीं रहती। ये सब अशुभ बातें क्यों कर रही हो? नहीं, जो सच्चाई है वही बता रही हूँ। नीरज अच्छा लड़का है। उसने अगर कहा है कि वो हमारा समर्थन करता है तो वो ज़रूर करेगा, ऐसा विश्वास है मुझे। तभी जोर जोर से खांसने की आवाज़ से प्रतिभा का ध्यान भंग हो गया। बलराज चौधरी, एक कड़क और रौबदार ठाकुर, आज असहाय बिस्तर पर पुत्री शोक लेकर पड़े थे। कभी इन्हीं बाबूजी की कड़क आवाज़ से ये घर कांप जाता था, और आज कैसे एक असहाय वृद्ध की तरह शोकाकुल होकर पड़े हुए हैं। एक लंबी सी सांस लेकर प्रतिभा उनके कमरे में गई। कमरे के बाहर से ही प्रतिभा ने देखा बाबूजी विलाप कर रहे हैं पवित्रा के लिए। प्रतिभा ने हमेशा ही बाबूजी को पवित्रा के प्रति एक कड़क स्वभाव रखते देखा है। शायद यही उनका तरीका था। वो ये भी जानती थी कि प्यार बाबूजी पवित्रा को बहुत कहते हैं, पर दिखाते नहीं। आज उन्हें पवित्रा के लिए इस तरह से बिलखते देखकर प्रतिभा का हृदय छलनी हो गया। वो अब तक शायद अपने दुख को ही बड़ा समझ रही थी, लेकिन बाबूजी की इस अवस्था को देखकर उसे आज अपना दुख भी कम कर लगने लगा था। उसके मन में काफ़ी विचार आने लगे कि क्या नीरज और पवित्रा की अगर शादी हो जाती तो नीति कुछ और होती। पता नहीं, मुझे लगता है कि क्या मैंने गलती कर दी। नीरज कितना अच्छा लड़का है और बाबूजी की पसंद ही पवित्रा के लिए सही थी। इन्हीं सब में वो अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी। 8 फरवरी। आज मैं और भाभी बड़ी ही परेशान हैं। बाबूजी ने एक और बम हमारे सर पर फोड़ दिया है। वो मेरी और नीरज की सगाई करना चाहते हैं, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? इधर मैं और भाभी अब तक और कोई योजना बना नहीं पाए। अब क्या होगा पता नहीं। बाबूजी ने मुझे अपने पास बुलाया और नीरज और छुटकी की सगाई करने के बारे में बताया। उनका कहना था कि सगाई जल्दी से जल्दी हो जानी चाहिए, फिर शादी का भी वो सोच लेंगे। अभी तो किसी तरह से एक चरण ही वार किया और ये बड़ी विपत्ति सामने आकर खड़ी हो गई। मैं चुपचाप खड़ी थी कि मुझे फिर से बाबूजी की डांट पड़ी। बहू रानी, बुद्ध बनकर क्यों खड़ी रहती हो हमेशा? जल्दी जल्दी सारी व्यवस्थाएं कराओ और पंडित जी से भी बात कर लो। उनकी पंडित जी की बात सुनकर ही मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। मैंने सोचा इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है, इसीलिए मैं हाँ में सर हिलाकर वहाँ से निकल गई। सारी योजना मैंने नीचे से ऊपर आते आते बना ली, लेकिन
डर ये था कि कहीं भेद बाबूजी के सामने ना खुल जाए। इधर पवित्रा भी बाबूजी द्वारा मेरे अचानक बुलावा भेजने पर परेशान थी। उसने भी शायद अनुमान लगा ही लिया था कि आज कुछ और ज़रूरी होने वाला है। भाभी क्या बात है, जल्दी बताओ। बाबूजी ने तुम्हारे और नीरज की सगाई तय करना चाहते हैं, इसीलिए। इतनी जल्दी? अब क्या होगा? हम क्या करेंगे? हमें तो सोचने का समय भी नहीं मिला। चिंता मत कर, तेरी भाभी है ना। मैंने सोच लिया। तुम्हारा दिमाग तो आजकल बड़े रफ्तार से चल रहा है। तुम्हारे चलते कर रही हूँ ये सब। डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन तेरे आगे तो हार जाती हूँ, जानती हूँ। इसीलिए तो कहती हूँ कि माँ नहीं है, लेकिन उसकी कमी तुमने मुझे कभी महसूस नहीं होने दी। हाँ, चल चल, अब मेरी मदद कर इस योजना को रूप देने में। ठीक, बताओ क्या करना है। अब सुन, बाबूजी ने मुझे बताया कि नीरज के माता पिता से उसकी कुंडली मंगवाई गई है। तेरी और उनकी कुंडली के मिलान से ही सगाई की तिथि निकलेगी। अब नीरज की कुंडली का तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तेरी कुंडली तो मेरे पास है। मतलब मतलब ये कि मैं तेरी कुंडली इस तरह से बदल दूंगी कि नीरज और तेरी कुंडली का योग ऐसा हो जाए कि अभी बहुत दिनों के लिए कोई तिथि ना मिले। लेकिन इसके लिए मुझे किसी ऐसे विश्वस्त लोग को ढूंढना पड़ेगा जो हमारे राज को राज ही रखेगा, और बाबूजी के सामने हम सब सामान्य रह पाएंगे। लेकिन ऐसा आदमी मिलेगा कहाँ जो आपकी बात सुनकर इस तरह की कुंडली बनाए। हाँ, विचार कर रही हूँ, देखती हूँ। इन सब बातों के बीच में ही प्रतिभा के फ़ोन पर नीरज का फ़ोन आ गया। जिस दिन ये सब मिले थे, प्रतिभा ने अपना नंबर नीरज को दे दिया था। नीरज ने बताया कि मेरी कुंडली आपके घर दी जा चुकी है। प्रतिभा ने बताया कि उन्हें अभी तुरंत बाबूजी से पता चला और अपने आगे की योजना भी नीरज को बताई। नीरज ने कहा कि उनका कोई मित्र है जो जानता है कि कैसे कुंडली बदली जा सकती है। अब पवित्रा खुशी से खिल उठी। नीरज की मदद से अब कुंडली बदली जा सकेगी और तिथि भी टाली जा सकेगी, लेकिन ये इस तरह दिखाना चाहती कि सब कुछ स्वाभाविक लगे। इस तरह से प्रतिभा, नीरज और छुटकी ने मिलकर ये दूसरा चरण भी एक साथ पार कर लिया। सगाई के साथ साथ विवाह की तिथि भी अभी नहीं निकाली गई। बाबूजी भी चाहकर कुछ नहीं कर पाए। एक तो वो नीरज से पवित्रा का ब्याह कराना चाहती थी, इसीलिए जैसा पंडित जी ने कहा, और नीरज के माता पिता पंडित जी की बातों पर भरोसा करते थे, इसीलिए बाबूजी को भी चुपचाप ये सब मानना पड़ा। योजना शायद वैसे काम कर रही थी जिसे ये तीनों मिलकर सोच रहे थे। 14 फरवरी, आज वैलेंटाइन डे है, और नीरज के माता पिता के कहने पर मुझे और नीरज को बाहर जाना पड़ा। थोड़ा असहज महसूस कर रही हूँ ये देखकर। नीरज ने अच्छी तरीके से मुझे संभाला और बताया कि 14 फरवरी ज़रूरी तो नहीं कि प्यार करने वालों के लिए एक हो, ये दोस्तों के लिए भी है। क्यों? दोस्त एक दूसरे से प्यार नहीं करते, और मैं तो तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। मेरे दिल से बोझ उतर गया। अब शायद आज से ही हमारी दोस्ती का सफ़र शुरू हो गया। 2 मार्च, आज मैं बड़ी खुश हूँ। नीरज ने मुझे बहुत खुश कर दिया। बाबूजी ने इंजीनियरिंग करने की इजाज़त जो दे दी थी, लेकिन नौकरी मिलने के बाद भी मुझे नौकरी करने नहीं दिया। खाली बैठी बैठी मैं उकता गई, लेकिन नीरज ने मेरी प्रॉब्लम को समझा और उसने मुझे अपनी कंपनी में काम करने की सलाह दी। लेकिन बाबूजी का डर था, पर नीरज के माता पिता के कहने पर बाबूजी ना नहीं कर पाए। बाबूजी अभी मुझे उनकी अमानत मान रहे हैं, लेकिन उनका फैसला ही उन्हें सही लग रहा है। जो भी हो, नीरज की मदद से ही सही मैं जीवन में जो करना चाहती हूँ कर पाऊँगी। भगवान की दया से नीरज के रूप में मुझे एक बहुत अच्छा दोस्त मिला है जो मेरी भावनाओं को समझता है और मेरी हर समस्या का हल चुटकियों में निकाल देता है। वरुण को जब इसके बारे में पता चला तो वो भी बड़ा खुश हो गया। वरुण को पता था कि मैं हमेशा से ही काम करना चाहती हूँ। वो भी चाहता है कि मैं काम करूँ, लेकिन बाबूजी के फैसले के आगे मैं हार चुकी थी। लेकिन नीरज ने आज मेरा ये ख्वाब पूरा कर दिया। वरुण को नीरज के बारे में मैंने पहले बता दिया है और सारी बातें सुनकर वो चिंता में था, लेकिन नीरज के स्वभाव के बारे में जानकर और अब तो नीरज से बातें करके उसे भी भरोसा हो चुका है कि नीरज की सहायता से
हम हमारी प्यार की जंग जीत लेंगे। आज मुझे नीरज के साथ काम करते हुए पूरे 9 महीने बीत गए हैं। मैंने कुछ महीनों में उससे बहुत कुछ सीखा है। मैं अपने काम को बड़ी तन्मयता से करती हूँ और वो मुझे इसके लिए बड़ा ही उत्साहित करता है। ऐसा नहीं लगता कि मैं नौकरी कर रही हूँ। वो तो एक दोस्त की भांति ही मुझे सब कुछ समझा देता है। सच में नीरज जैसा दोस्त मिलना भाग्य की ही बात है। वरुण से मैं कितनी बातें करना चाहती हूँ, लेकिन आजकल वो अपनी पढ़ाई में इतना व्यस्त है और साथ ही साथ नौकरी की तैयारियों में भी कि मैं चाहकर भी उसका समय बर्बाद नहीं कर पाती। लेकिन हाँ, नीरज ने मेरी वो खाली जगह भर दिया है। अब जो बातें वरुण से नहीं कर पाती वो मैं आसानी से नीरज से कर लेती हूँ। अब मैं खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि नीरज भी हमेशा खुश रहे और अपने जीवन में बहुत तरक्की करे। 22 फरवरी। आज का दिन मेरे जीवन के लिए बड़ा दुखदाई दिन था। मेरी छोटी सी रिमझिम कितनी कष्ट में है, लेकिन आज भी नीरज ने एक फरिश्ते की तरह आकर उसकी जान बचा ली। ये सोचकर ही मन कांप उठता है कि अगर आज नीरज नहीं होता तो क्या होता। इस घटना को पढ़कर प्रतिभा भी अंदर से सिहर उठी। नीरज, प्रतिभा और पवित्रा आज सब मिलकर चाय पी रहे थे। आज बहुत दिनों बाद नीरज पवित्रा को घर छोड़ने आया, इसलिए प्रतिभा ने उसे ज़बरदस्ती बिठाकर चाय पीने के लिए कहा। रिमझिम खेल रही थी, लेकिन नीरज की आवाज़ सुनकर वो शायद दौड़कर सीढ़ियों से उतरने लगी और फिसल कर गिर पड़ी। चारों तरफ खून ही खून बिखर गया। प्रतिभा और पवित्रा ये सब देखकर डर के ठिठक गई। घर में इन तीनों के अलावा सिर्फ नौकर चाकर थे। तभी नीरज ने बड़ी ही फुर्ती के साथ रिमझिम को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन विपत्ति यहाँ भी कम नहीं हुई। रिमझिम का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था। उसके पिता पावन भी इस समय शहर में नहीं थे। ब्लड की दिक्कत हो रही थी, लेकिन तभी नीरज ने डॉक्टर को बताया कि नीरज का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है और उसने अपना खून देकर रिमझिम की जान बचाई। नीरज अब सिर्फ दोस्त ही नहीं, रिमझिम को बचाने वाला फरिश्ता बन चुका था। डायरी का अगला पन्ना। मेरे मन में पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं। मैं ये चाह कर भी किसी को नहीं बता पा रही। नीरज जैसे इतना अच्छा लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। उसने मेरे लिए, भाभी के लिए, रिमझिम के लिए, हम सब के लिए कितना कुछ किया और उसके बदले में उसे कुछ नहीं मिल रहा। ये कैसा एक तरफा प्यार है उसका। अब तक तो मैं भ्रम में थी कि ये हमारी दोस्ती है, लेकिन आज नीरज और उसके दोस्त पवन की बातें मैंने ऑफिस में सुन ली। तब से मन बड़ा ही विचलित है। पवन नीरज को गुस्से में भला बुरा कह रहा था। उसका कहना था कि जब वो मुझसे प्यार करता है तो अपने प्यार का बलिदान क्यों दे रहा है। पवन के मुँह से ही आज मुझे पता चला कि नीरज मुझसे अभी भी बेइंतहा मोहब्बत करता है और पवन इसी बात से नाराज़ हो रहा था कि वो क्यों अपनी मोहब्बत के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है और यूं ही अपने हाथों से मुझे जाने दे रहा है। मैं थोड़ी अचरज में हूँ, क्योंकि इन 1.5 सालों में पता नहीं मैं भी नीरज के प्रति एक आकर्षण महसूस कर रही हूँ। मैं जानती हूँ ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मैं तो वरुण से प्यार करती हूँ, लेकिन ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जब से पवन और नीरज की बातें सुनी हैं, तब से अंदर ही अंदर घुटती जा रही हूँ। एक मन कहता है कि अगर मैं नीरज को अपना लूँ तो कोई डर नहीं है। ना बाबूजी गुस्सा होंगे और ना बाबूजी का कहर भाभी और मेरे ऊपर पड़ेगा। सब राजी खुशी हो जाएगा। लेकिन वरुण का क्या, उसकी माँ का क्या, जो कब से मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। मैंने तो हमेशा से ही वरुण के ख्वाब देखे हैं, लेकिन अचानक से ही नीरज मेरे मन में कैसे। इस मन की उथल पुथल से मैं परेशान हो चुकी हूँ। ये सारी बातें मैं भाभी को भी नहीं बता पा रही। भाभी क्या सोचेंगी। भाभी ने मेरे और वरुण के लिए इतनी योजनाएं बनाई और मैं कहाँ अब नीरज से। क्या मैं सच में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा प्यार सिर्फ वरुण है और वरुण ही रहेगा। मैंने आज बहुत बड़ी गलती कर दी। इस गलती को मैं कैसे ठीक करूं। मैं शर्मिंदगी से गली जा रही हूं। मैं ये बातें भाभी को भी नहीं बता सकती। मैं उनसे नज़रें कैसे मिलाऊंगी। इसीलिए शायद मैं ये सारी बातें अपनी डायरी से साझा कर रही हूँ। आज मैंने अपनी सीमा लांघ कर एक बड़ी गलती कर दी। नीरज 2-3 दिनों से काफ़ी बीमार है। वो ऑफिस में ही बीमार हो गया था, इसीलिए आज मैं
उससे मिलने उसके घर चली गई। वहाँ आंटी ने बड़ी ही प्यार से मुझे नीरज के कमरे में बिठाया और मुझे बताया कि इस बेसुध की अवस्था में भी नीरज मेरा ही नाम बड़बड़ा रहा है। आंटी यही सोच रही हैं कि मेरे आने से नीरज थोड़ा ठीक हो जाएगा, और उनकी ये बातें मेरे कानों में सूल की तरह चुभ रही थी। एक माँ जो इतनी आशा लगाकर बैठी है, मैं उन्हें धोखा दे रही हूँ, और नीरज वो किस तरह का इंसान है, इस तरह का निस्वार्थ प्रेम कैसे कर सकता है। तभी ज्वर की अवस्था में भी मैंने नीरज को फिर से मेरा नाम बड़बड़ाते हुए सुना। इससे मेरे मन का अपराध बोध और जाग उठा। नीरज भरे स्वर में बेसुध होकर सिर्फ मेरा ही नाम बड़बड़ा रहा है। मैं उसे पानी की पट्टी करने लगी। धीरे धीरे उसका ज्वर उतरने लगा। आंटी उसकी रिपोर्ट को लेकर डॉक्टर के पास चली गई और घर में सिर्फ मैं और नीरज थे। नीरज को इस अवस्था में देख शायद मुझे लग रहा था कि मैं ही इसकी जिम्मेदार हूँ। मेरी ही कारण वो अपने आप को सिर्फ कामों में उलझा के रखता है, और अपनी परवाह किए बिना उसने अपने स्वास्थ्य की ये दशा बना ली। नीरज को अब धीरे धीरे होश आने लगा। मुझे अपने पास देखकर उसने हल्की सी एक मुस्कान अपने चेहरे पर लाई। उसकी आंखों से हल्के आंसू गिर रहे थे, और ये सब देखकर शायद मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैंने नीरज को अपने आगोश में ले लिया। मैं उनसे बेइंतहा प्यार करने लगी। तभी मुझे मेरे हाथ में वरुण का दिया हुआ ब्रेसलेट दिखा। जैसे उस ब्रेसलेट की झलक ने मेरे मन के अपराध बोध को उजागर कर दिया। मैंने नीरज को छोड़ दिया। बड़ी ही शर्मिंदगी मुझे महसूस होने लगी। तभी नीरज ने बात को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं पवित्रा, ऐसा कुछ गलत तुमने नहीं किया। मैं बीमार हूँ और तुमने मुझे सहानुभूति दिखाई है। ये सुन मैं बहुत रोने लगी। मुझे लग रहा था मैंने जिसे वरुण को धोखा दे दिया। मैं किस तरह से ऐसा कर सकती हूँ। लेकिन नीरज ने बड़ी सहजता से कहा, ऐसी कोई बात नहीं हुई, हम दोस्त हैं, और तुमने दोस्त होने के नाते मुझे इस बीमारी में संभाला है, और कोई बात नहीं। तुम ये जान लो कि मैंने भी इस बात को किसी और तरीके से नहीं देखा। मैं बस चुपचाप नीरज को ही देख रही थी। बात तो सही है, गलती उसकी नहीं, गलती मेरी थी, और वो अभी भी मुझे ही संतावना देने में लगा है। मैं चुपचाप वहाँ से उठकर चली आई, पर ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मैं ये बात किसी को बताऊं या फिर, लेकिन नीरज के अनुसार ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो बताने की क्या ज़रूरत है। बेकार में बताकर संदेह पैदा करना चाहिए। आज मैंने उनकी बातों पर भरोसा कर लिया और वरुण को कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रही हूँ। प्रतिभा छुटकी के जीवन के पहलुओं से अनजान थी। कभी भी छुटकी ने इन बातों का जिक्र उससे नहीं किया, और ना ही वो समझ पाई कि छुटकी परेशान थी। वो तो यही समझ रही थी कि शायद वरुण और उसके रिश्ते को लेकर ही वो परेशान है। पर आज उससे एक और सच्चाई से उसका सामना हुआ। पर अभी भी छुटकी की आत्महत्या एक रहस्य ही बनी हुई है। इसीलिए वो डायरी के आगे के पन्ने को पलटने लगी। वरुण चला गया। उसने शायद मेरे पापों की सज़ा खुद को दी, लेकिन इन पापों की सज़ा की हकदार तो सिर्फ मैं हूँ। वरुण ने अपने साथ ऐसा क्यों किया? अगर वो मुझसे एक बार भी कहता तो इसकी सज़ा भुगतने को मैं तैयार थी। उसने ऐसा क्यों किया? उस दिन नीरज की गुलदस्ते और चिट्ठी ने मेरी नई ज़िंदगी की शुरुआत में मनहूसियत भर दी। नीरज ने उस दिन मुझसे कहा था कि उसने मेरे द्वारा उठाए गए इस कदम की भावनाओं को समझा और वो किसी को ये साझा नहीं करेगा, और उसने मुझसे भी यही कहा था। लेकिन फिर भी उसने किस भावना से ये गुलदस्ता वरुण के पास भेज दिया, वो भी चिट्ठी के साथ। उसने चिट्ठी में कैसी गलत बातें लिखी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे और वरुण से प्रतिशोध लेना चाह रहा हो। क्या वो यही नीरज है, या फिर एक तरफा प्यार की उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया? सुहाग रात को वरुण ने गुलदस्ता मुझे देकर ये चिट्ठी दिखाई। मैं स्तब्ध हो गई। मैं कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन वरुण चुपचाप वहाँ से निकल गया। अगली सुबह मैं वरुण को सब समझाने के लिए इंतज़ार कर रही थी कि मुझे मेरी सज़ा मिल गई। पवित्रा की डायरी में ही नीरज का नोट रखा हुआ था। इसमें लिखा था, पवित्रा, जब से तुमने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया है, तब से मैं जान गया हूँ कि मेरा ये प्यार एक तरफा नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
मैं जानता हूँ तुम सिर्फ वरुण के लिए ही हमारे रिश्ते को त्याग रही हो। मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम्हारा नीरज। प्रतिभा ये पढ़कर हैरान हो गई। उसकी आंखें अचरज से बड़ी हो गई। तो क्या इसीलिए छुटकी नीरज को देखकर ही टूट गई थी? नीरज ऐसा कैसे कर सकता है? उसने तो उन दोनों की जीवन की खुशियों में आग लगा दी। ऐसा क्यों किया उसने? ये सोचकर प्रतिभा गुस्से से भर उठी। तभी डायरी के आखिरी पन्ने पर उसकी नज़र पड़ी। आज मैंने कुछ निश्चय किया है। नीरज की चिट्ठी सिर्फ हेतु मात्र है, लेकिन मूल गलती मेरी थी। इसलिए वरुण की मौत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। वरुण ने मेरी गलतियों की सज़ा खुद को दी, लेकिन गलती तो मैंने की, तो सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। इसीलिए मैंने अपने लिए सज़ा सुनिश्चित कर दी है, और इससे शायद मैं इस बात के बोझ से भी मुक्त हो जाऊंगी। अगर मेरी गलती माफ़ करने लायक होगी तो मैं वरुण से जाकर ज़रूर मिलूंगी, इस आशा के साथ ही हम अगले जन्म में फिर से साथ होंगे। प्रतिभा डायरी के आखिरी पन्ने को पढ़कर फिर बिलख बिलख कर रोने लगी। उसने छुटकी की आत्महत्या के राज से पर्दा तो उठा लिया, पर पर्दे के पीछे की दृश्य और राज को जानकर उसका मन छलनी हो गया। उसकी ममता भरे हृदय में अचानक क्रोध की भावना भड़क उठी। छुटकी वरुण की मौत के लिए अपने दिल को जिम्मेदार जरूर ठहराया, लेकिन इसमें नीरज भी जिम्मेदार है। अब नीरज को मेरे प्रश्नों के उत्तर का सामना करना पड़ेगा। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? मैं उसी से जवाबदेही करूंगी। उसने प्रतिशोध की भावना से मेरी छुटकी का जीवन ही उजाड़ दिया। आखिर क्यों? प्रतिभा की पूरी रात बेचैनी में गुजरने लगी। कभी सोचने लगी कि किस तरह वो नीरज को सजा दिला पाएगी। क्या वो ये चिट्ठी पुलिस को देना चाहती ताकि नीरज को उसके किए की सज़ा मिल सके? तभी दूसरा ख्याल उसके दिमाग में आया कि पवित्रा ने तो उस डायरी में लिखा है कि सारी गलती उसकी है। इसमें नीरज का कुछ नहीं होने वाला। अगर पुलिस उसे पकड़ती भी तो कोई ख़ास सज़ा उसे नहीं मिल पाएगी। लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? मैं कैसे उसे ऐसे छोड़ दूँगी? मेरी छुटकी, मेरे वरुण, इन दोनों का जीवन उसने बर्बाद कर दिया। मैं उसे नहीं छोड़ सकती। और कैसा नीच इंसान है। कितना कुछ करने के बाद वो पवित्रा के सामने कैसे आ रहा है। और शायद उसे उस दिन बुलाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। अगर शायद उस दिन मैंने उससे नहीं बुलाया होता तो छुटकी को इतना दर्द नहीं होता, और अपने दोषी होने का विचार भी उसके मन में नहीं पनपता। शायद कहीं आशा थी कि मेरी बच्ची इतनी न टूटती और अपनी लीला समाप्त न कहती। इन सिम विचारों से प्रतिभा बड़ी ही आहत हो रही थी। इतने दुख, इतने कष्ट, इनका बोझ उससे लिया नहीं जा रहा था। एक थकी हुई और हारी हुई सैनिक की भांति वो धम्म से बिस्तर पर पड़ी। इन 2 सालों में जैसे उसकी जिंदगी ही पलट गई। उसकी प्यारी बेटी छुटकी का साथ छूट गया। इन बातों को मान ही नहीं पा रही है। साथ ही साथ ये एक राज उसके दिल में और चुभता जा रहा है। ये रहस्य उजागर से बने घाव में अब मलहम की भात जरूर है, वरना वो नासूर बनकर प्रतिभा को ही ख़त्म कर देगी। हड़बड़ी में सुबह प्रतिभा घर से निकलने को हुई। तभी पावन जी ने पूछा, प्रतिभा तुम अभी इतनी कमज़ोर हो, तुम कहाँ जा रही हो? वो कुछ ज़रूरी काम था, लेकिन चलो अब मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं नहीं, अभी आप बाहर से आए हैं, रात भर की यात्रा कर, आपको मेरे साथ चलने की ज़रूरत नहीं है। मैं ड्राइवर के साथ जा रही हूँ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तभी पावन जी ड्राइवर को आवाज़ लगाते हैं, रमेश, भाभी को ध्यान से ले जाना जहाँ चाह रही हैं। अगर थोड़ी सी भी इनकी तबीयत खराब हो तो तुरंत मुझे खबर करना। रमेश ने हाँ में सर हिलाया और प्रतिभा निकल पड़ी नीरज से मिलने के लिए। उसने सुबह ही नीरज को संदेशा देकर पार्क में बुला लिया था। प्रतिभा जानती थी कि सुबह के 9 बजे तक पार्क थोड़ा खाली खाली रहता है, इसलिए उसने नीरज को पार्क में बुलाया। वो चाह कर भी ये बातें घर पर नहीं कर सकती थी, और अब इन बातों का खुलासा होना उसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। इसीलिए उसने तुरंत नीरज को पार्क में मिलने को बुलाया। प्रतिभा थोड़ी पहले पहुंचकर बेंच पर जा बैठी। कितनी यादें इस पार्क से जुड़ी हुई हैं। छुटकी, रिमझिम और प्रतिभा दोनों ही कभी कभी यहाँ आया करते और कितनी मस्ती करते थे तीनों मिलकर। अब छुटकी के जाने के बाद जैसे ये पार्क भी उन्हें काटने को दौड़ रहा है।
वहाँ से उठ जाना चाह रही थी कि तभी दूर से नीरज आता हुआ दिखाई दिया। नीरज को देखती ही जैसे प्रतिभा की आंखें क्रोध से लाल हो गई। मन तो ऐसा हो रहा था कि वो सीधा नीरज को अपमानित करे, लेकिन फिर उसने संयम से काम लिया। नीरज ने दूर से ही प्रतिभा को नमस्ते किया और दौड़कर पास आकर बोला, भाभी आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? राग और रोष से प्रतिभा पहले मौन रही और कुछ ना बोली। नीरज ने फिर से कहा, भाभी क्या हुआ? ऐसी क्या बात हो गई? आपको मुझसे पार्क में मिलना पड़ा। आप मुझे घर बुला लेती तो मैं आ जाता। तभी प्रतिभा चिल्ला उठती है, इतना दिखावा क्यों? सब कुछ करने वाली तुम हो और मरहम लगाने का दिखावा भी कर रहे हो। आप क्या कह रही हैं भाभी? कुछ नहीं समझते हैं। मेरी छुटकी और मेरे वरुण के जीवन में अमावस्या की तरह तुमने प्रवेश किया और उसके जीवन की खुशियाँ नहीं, उसका जीवन ही तुमने ले लिया। तुमने सिर्फ दो प्यार करने वालों की हत्या ही नहीं की, बल्कि मेरी, बाबूजी, पावन जी और रिमझिम के जीवन की भी खुशियाँ छीन ली। ईश्वर इसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। और हाँ, इसकी सज़ा में तुम्हें प्रतिभा बड़ी ज़ोर ज़ोर से ये सब बातें कर रही थी। सारी बातें कहने के साथ साथ उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। नीरज अभी भी प्रतिभा को अचरज से ही देख रहा था। फिर उसने प्रतिभा के आगे पानी का बोतल बढ़ा दिया। प्रतिभा ने किसी तरह से पानी पिया और थोड़ी देर रुकने के बाद उसकी सांसें फिर से सामान्य हो गई। जब वो थोड़ी सी स्वस्थ महसूस करने लगी तब नीरज ने अपना मौन तोड़ा। भाभी आप ये जो कुछ भी कह रही हैं ये मेरी समझ से बाहर है। आपने अचानक से मेरे ऊपर आरोपों की बौछार की है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि मैंने वरुण और पवित्रा का आहित किया है? क्या अब आपको मेरे पर भरोसा नहीं? लेकिन हाँ, मैं जानना जरूर चाहूँगा कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं और आखिर आपके मुझे दोषी मानने की वजह क्या है? जब तक मैं ये नहीं जान लेता अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहूँगा। आपको विश्वास नहीं होगा, इसीलिए आप मुझे विस्तार से सारी बातें बताइए ताकि मैं सब कुछ समझूं कि आखिर आप कहना क्या चाह रही हैं। प्रतिभा ने बिना कुछ कहे वो चिट्ठी नीरज को थमा दी। नीरज ने उस चिट्ठी को पढ़ा और चकित हो गया। भाभी मेरा विश्वास कीजिए, ऐसी कोई भी चिट्ठी मैंने नहीं लिखी। मैं तुम्हारा भरोसा कैसे करूं? ये चिट्ठी और गुलदस्ता वरुण और पवित्रा को तुमने नहीं भेजा है और इसी ने मेरी छुटकी के जीवन को उजाड़ दिया। तुम्हारी वजह से शायद वरुण ने आत्महत्या कर ली और छुटकी ने अपने आप को सजा देने के लिए जान दे दी। मैं जानती हूँ इन सब से मैं शायद कुछ ना प्रमाण कर पाऊँ। आसानी से तुम इन सब से बचकर निकल जाओगी, लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ कि एक माँ की अदालत में तुम दोषी हो। भाभी मैंने कोई गुलदस्ता नहीं भेजा। आप जानती हैं ये बात सच है कि मैं पवित्रा से प्यार करता था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे पाने के लिए इस तरह के घिनौने काम करूँगा। मुझे तो ये सोचकर दुख हो रहा है कि आपने मुझे बस यही जाना। मैं क्यों ऐसा करूँगा? मैं चाहता था कि पवित्रा खुश रहे। प्यार करने का मतलब मेरे लिए सिर्फ पाना नहीं है। प्यार करने का मतलब मेरे लिए जी भर कर अपने प्यार को सब कुछ देना है और उससे खुश रखना है। पवित्रा की खुशी वरुण में है ये मैं जान चुका था, इसीलिए मैंने उसकी मदद की। तो फिर मैं इस तरह का काम क्यों करूँगा? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें प्रमाण दे रही हूँ और तुम फिर भी कह रहे हो कि तुमने ये सब नहीं किया। किस तरह की नीच व्यक्ति हो तुम जो ये सब करने के बाद भी बड़ी आसानी से मुकरे जा रहे हो। यहाँ कोई पुलिस नहीं है। मैं तुम्हारी बातें रिकॉर्ड भी नहीं कर रही हूँ। बस मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ, वो भी तुम्हारे मुँह से। भाभी आपका गुस्सा जायज़ है, लेकिन मैंने ये नहीं किया और मैं ये आपको प्रमाणित कर दूँगा। मुझे पता है कि अब जब तक ये कलंक अपने सिर से नहीं हटा लूँगा मैं चैन से नहीं बैठ पाऊँगा। मुझे पहले सारे विषय के बारे में बताइए। कौन सा गुलदस्ता? ये गुलदस्ता उन्हें कब मिला और ये चिट्ठी मुझे अच्छी तरह से देखने दीजिए ताकि मैं निष्कर्ष निकाल पाऊँ। काफ़ी देर देखने के बाद नीरज ने कहा, भाभी अपनी चिट्ठी को ध्यान से नहीं देखा। ये चिट्ठी पुराने कागज़ पर लिखी हुई है। इस लेटर पैड पर सिर्फ कोने पर साल लिखा हुआ है। साल देखिए, ये 1999 का है।
इस साल के कागज़ पर भला मैं क्यों चिट्ठी लिखूँगा? मेरे लेटर पैड पर लिख कर दूँगा। मैं आज के ज़माने का लड़का हूँ। अगर मुझे संदेश देना ही होता तो गुलदस्ते के साथ कार्ड भिजवा कर, या मेरे पास तो वरुण का नंबर भी है। अगर मुझे खुलेआम लिखना होता तो मैं उसे व्हाट्सएप मैसेज कर देता। इतने पुराने कागज़ पर चिट्ठी, और ध्यान से देखी, ये लिखावट भी मेरी नहीं है। तुम किसी और से भी तो लिखवा सकते हो। हाँ, लिखवा सकता हूँ, पर इतने पुराने कागज़ पर नहीं। मैं जानता हूँ आप अभी सोचने समझने की शक्ति में नहीं हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मैंने ये नहीं किया, और मैं कुछ दिनों में आपको ये प्रमाण कर दूँगा। आप मुझे ये बता सकती हैं गुलदस्ता कहाँ से आया था? मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, बस इतना जानती हूँ कि इस गुलदस्ते और चिट्ठी का जिक्र छुटकी ने अपनी डायरी में किया है। प्रतिभा अभी भी शायद नीरज की बातों से सहमत नहीं हुई, पर नीरज ने प्रमाण लाने का वादा किया और वहाँ से चला गया। प्रतिभा अब तक थोड़ी सी शांत हो चुकी थी। तभी जाते हुए नीरज को देखकर उसे लगा कि कैसी दशा हो गई है उसकी। उसका शरीर भी अस्वस्थ ही लग रहा था। अपने क्रोध में उसने नीरज के चेहरे की ओर ध्यान ही नहीं दिया, पर जाते हुए नीरज को देखकर उसे लगा कि जैसे सदमे में वो भी पीला पड़ चुका है। तभी उसने अपनी इन भावनाओं पर काबू किया और सोचा कि जब तक मुझे कोई प्रमाण नहीं मिल जाता, मैं किसी भी निष्कर्ष पर नहीं जाऊंगी। लेकिन सिर्फ नीरज पर भरोसा नहीं कर सकती। मैं खुद भी कोशिश करूंगी कि मुझे कोई प्रमाण मिले। नीरज अपने ऑफिस में जा पहुंचा और उसके दिमाग में बस यही आ रहा था कि जब उसने पवित्रा को कोई गुलदस्ता भेजा ही नहीं, तो फिर वरुण को वो गुलदस्ता दिया किसने? कौन है जो उसे इन सब बातों में फंसा रहा है? ये रहस्य उससे उजागर करना ही था, क्योंकि भाभी ने उस पर कलंक लगा दिया। नीरज पवित्रा से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो सदा ही पवित्रा की मदद करता, ताकि वरुण और वो मिल पाएं और पवित्रा हमेशा खुश रही। लेकिन मन ही मन जब दोनों की शादी होने लगी, तो नीरज के मन में हताशा ने जन्म लिया। इसीलिए वो अपने आप को शादी से थोड़ा दूर रखना चाहता था। तभी उसकी दोस्त पवन ने कहा कि उसे सचमुच पवित्रा के इस विशेष दिन में थोड़ा दूर चले जाना चाहिए, और उसने नीरज से कहा कि तुम ऑफिस के काम का बहाना बनाकर 3 दिन पहले ही शहर से बाहर निकल जाओ, ताकि शादी की तैयारियों में भी पवित्रा या फिर उसके घर वाले तुम्हें बुला ना पाएँ। इसी कारण नीरज शिमला की वादियों में अपने गम को भुलाने के लिए निकल पड़ा। उसने तो कोई भी गुलदस्ता भिजवाया ही नहीं, तो फिर ये गुलदस्ता आया कहाँ से? नीरज ने पवन को भी ये सारी बातें बताई। पवन पहले तो नाराज़ हुआ कि देख लिया तूने अपनी अच्छाई। एक तो तू उन दोनों को मिलाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था, और भाभी ने आज तुझे इसका ये सिला दे दिया। नहीं पवन, तो ये क्यों नहीं सोच रहा कि उन दोनों ने अपना जीवन त्याग दिया, ना चाहते हुए भी मैं उसका भागीदार बन रहा हूँ। अब तुम मेरी मदद करो, ताकि मैं इन सब से बेदाग निकल पाऊँ। परेशान मत हो, मैं तुझे इन सब से निकाल कर ही रहूँगा। और हाँ, तुम दुखी मत हो, जो गलती तुमने की ही नहीं, उसको मैं तुम्हारा कलंक नहीं बनने दूँगा। प्रतिभा भी सोच रही थी कि वो कैसे कोशिश करे और पता लगाए कि क्या नीरज सच में सही कह रहा है। आखिर गुलदस्ता भेजा किसने? अगर इसमें नीरज का कोई हाथ नहीं है, तो इन सब बातों को सोचते हुए उसने देखा कि बाबूजी अपने कमरे से उठकर अलमारी से कुछ निकालने के लिए पहुँचे हैं। बाबूजी ठीक से चल नहीं पाते, ये सोचकर वो दौड़कर उनके कमरे में पहुँची। बाबूजी लड़खड़ा रहे थे। प्रतिभा ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें बिस्तर पर लिटाया। बाबूजी, आप खुद क्यों किसी को आवाज़ लगा देते? वो आपका सामान लाकर आपको दे देता। बहू रानी, तो मेरा सामान ला दो। इस कांपती आवाज़ को सुनकर प्रतिभा बड़ी दुखी हुई। आज तक उसे बाबूजी की कड़क आवाज़ की आदत है। इस आवाज़ को तो उसने पहले कभी सुना ही नहीं। अपनी भावनाओं पर काबू करके उसने कहा, हाँ बाबूजी, ज़रूर दूंगी। मेरी अलमारी में पवित्रा की तस्वीरें हैं जो मुझे उसके बचपन की याद दिलाएंगी। एल्बम को निकालते समय कुछ किताबें और बाबूजी का कुछ सामान नीचे गिर पड़ा। प्रतिभा डर गई कि बाबूजी शायद अभी क्रोधित हो जाएंगे, लेकिन बाबूजी में शायद गुस्सा करने की क्षमता बची ही नहीं। उन्होंने कहा,
बहू रानी, ये पुरानी चीज़ें ले जाकर बाहर फेंक देना। मेरे लिए अब किसी भी चीज़ का कोई महत्व नहीं। बाबूजी की ये दशा प्रतिभा को अच्छी नहीं लगी। कभी जिस बाबूजी को कड़क स्वभाव का समझकर डरती थी, आज उन्हीं बाबूजी की ये करुण और दयनीय दशा देखकर उसे बड़ा ही अफसोस हो रहा था। छुटकी के जाने से बाबूजी बिल्कुल टूट ही गए। उनका एक सुंदर छोटा सा घर अब टूटी माला की तरह बन गया है, जिसका एक मोती बिखर कर खो गया। एल्बम को देखकर प्रतिभा बाहर चली गई। बाहर से उसे अभी भी बाबूजी के रुदन की आवाज़ स्पष्ट रूप से आ रही थी। तभी फ़ोन पर प्रतिभा ने नीरज का मैसेज देखा। उस पर लिखा था कि गुलदस्ता किसने भेजा है, इसका पता चल चुका है। प्रतिभा ने जल्दी से नीरज को कॉल किया और आंगन की तरफ भागी, ताकि किसी को भी इसके बारे में पता न चले। फ़ोन पर बातचीत के दौरान उसे पता चला कि किसी कल्याण नाम के व्यक्ति ने फ्लोरल गार्डन शॉप से नीरज के नाम से ये गुलदस्ता भिजवाया है। नीरज ने CCTV कैमरे से उस व्यक्ति की छवि भी प्रतिभा को भिजवाई। प्रतिभा असमंजस में थी। आखिर ये कल्याण है कौन, और प्रतिभा और वरुण से इसकी क्या दुश्मनी? क्या नीरज सही कह रहा है? और अगर हाँ, तो अब इस कल्याण के बारे में पता लगाना जरूरी है। कल्याण है कौन? और प्रतिभा ये सोचते सोचते आंगन में बैठ गई। तभी उसे ध्यान आया कि हाथ में किताबें हैं। उन किताबों को देखने लगी कि अगर ज़रूरी ना हो तो बाबूजी के कहे अनुसार इन्हें फेंक देगी। रात काफ़ी हो चुकी थी। पावन जी अभी भी ऑफिस में ही थे। प्रतिभा जानती है कि वो छुटकी के गम को भुलाने के लिए ही देर रात तक ऑफिस में ही रह जाते हैं। छुटकी के ना होने से जिससे घर की परिस्थितियां ही बदल चुकी हैं, इसीलिए पावन जी का इंतज़ार करने का सोचकर वो आंगन में ही बैठ गई और किताबें छांटने लगी। वो किताबों को अलग कर रही थी। तभी उसकी नज़र एक लेटर पैड पर पड़ी। उसने सोचा, अगर इस पर पन्ने बचे हैं तो इसे रखते हैं, कुछ काम आ जाएगा। उसने जैसे ही उसे खोला, देखा कि ये तो वही लेटर पैड है जिससे नीरज के नाम पर पवित्रा को चिट्ठी मिली थी। वो नहीं भूल सकती, क्योंकि नीरज ने उससे दिखाया था। लेटर पैड के किनारे 1992 लिखा है। लेकिन ये लेटर पैड हमारे घर में कैसे आ सकता है? ये सब क्या है? ये कैसा रहस्य है जो उलझता ही जा रहा है? तभी आंगन में बैठे उसने किसी को पीछे की दीवार लांघ कर बाबूजी के कमरे की तरफ बढ़ते देखा। वो चिंतित हो उठी। फिर उसने साहस कर बाबूजी के कमरे की तरफ कदम बढ़ाया, ताकि वो मदद के लिए कुछ कर पाए। उसने देखा वो साया दौड़कर बाबूजी के कमरे में घुस गया। वो दबे पांव से वहां गई, ताकि किसी आवाज़ मात्र से वो व्यक्ति बाबूजी को कोई नुकसान न पहुंचा पाए। इसी क्रम में प्रतिभा ने अपने सिक्योरिटी गार्ड को और नौकरों को फ़ोन कर धीरे धीरे आने को कहा। लेकिन इस तरह बाहर खड़े रहकर बाबूजी की मदद कैसे करेगी? ये सोचकर वो दरवाजे के पास गई। उसने सुना, कल्याण, कल्याण, ये नाम तो कहीं सुना हुआ लग रहा है। वो बाबूजी की आवाज़ थी। अब क्या लेने आए हो यहाँ? ठाकुर जी, मैंने आपका काम कर दिया और आपने वादा किया था कि आप मेरा ख्याल रखोगी, पर आपने वो वादा नहीं निभाया। इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं बहुत दुखी हूँ। अब आपका काम हो गया तो आप मुझसे पल्ला झाड़ रही हैं। आपको अपना वादा पूरा करना ही होगा। मैं नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। कल्याण, मेरी बेटी चली गई है। अब इस बूढ़ी में इतना दम नहीं। तुम यहाँ से जाओ। मैं जो चाहता था वो पूरा नहीं हुआ, इसीलिए मैं अब तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। पूरा नहीं हुआ मतलब? आपने मुझे जो काम सौंपा था मैंने किया, और अब आप मुझसे कह रहे हैं कि काम पूरा नहीं हुआ। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि आपने क्या सोचा और क्या हुआ। मुझे मेरे पैसे चाहिए। आपके कहने पर ही मैंने नीरज के नाम पर वरुण को चिट्ठी भेजी, और आपके कहने पर ही मैंने वरुण को। चुप हो जाओ कल्याण, चुप हो जाओ। मुझे और मेरी गलतियाँ याद मत कराओ। मेरी गलती की वजह से आज मेरी पवित्रा मुझे छोड़ कर चली गई। मेरी मति मारी गई थी। पता नहीं किस झूठी शान के कारण और किस वजह से मैं ये सब करने लगा। रोने से कुछ नहीं होगा ठाकुर साहब। मैंने आम का पूरा काम किया है। आप मुझे पैसे देंगी, नहीं तो मैं सारी बातें सबको बता दूंगा। तभी प्रतिभा ने अचानक से दरवाज़ा खोल दिया। कल्याण और बाबूजी
दोनों दंग रह गई। कल्याण ने भागने की कोशिश की, लेकिन नौकरों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और बांध दिया। अब प्रतिभा बोली, बाबूजी, आपने ये सब करवाया, लेकिन क्यों? आपने नीरज के नाम चिट्ठी भिजवाई, इससे आपको क्या मिला? आपने ऐसा क्यों किया बाबूजी? मुझे बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? आज प्रतिभा की कड़क आवाज़ से बाबूजी टूट गए और वो रोते हुए कहने लगे, ये सब मैंने अपनी झूठी शान की खातिर किया है। मैं हमेशा से ही अपने विचारों को सर्वोपरि देखता था। मैंने पवित्रा के लिए जीवन नीरज को चुना, लेकिन अचानक से एक दिन नीरज ने आकर मुझे वरुण और पवित्रा के बारे में बताया। नीरज के माता पिता भी पवित्रा और वरुण के बारे में जान चुके थे, इसीलिए ना चाहते हुए भी बिरादरी में अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे उनकी शादी के लिए हाँ करना पड़ा। मैं किसी तरह से इस विवाह को लेकर नीरज और पवित्रा का विवाह तय कराना चाहता था। इसी उधेड़-बुन में मैं कुछ सोच रहा था। उस दिन रात में मैंने तुम्हारी और पवित्रा की बातें सुनी। तुम दोनों खुश थे कि शादी पक्की हो गई, और इसी से तुम दोनों ने कहा कि नीरज कितना अच्छा है और उसकी वजह से तुम्हारी योजना सफल हो पाई। इसी बातों में तुमने कहा कि नीरज बहुत अच्छा लड़का है और बाबूजी की पसंद भी। अगर वरुण से तुम्हारी बात नहीं हुई रहती तो मैं भी बाबूजी का समर्थन करती और नीरज से तुम्हारी शादी होती। लेकिन हाँ, क्योंकि तुम प्यार करती हो इसीलिए मैंने तुम्हारा साथ दिया, और बातों ही बातों में तुमने जिक्र किया कि नीरज भी पवित्रा को पसंद करता है। तभी मैंने तुरंत अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाए और योजना बनाई। मैंने सोचा, अगर वरुण को रास्ते से हटा दिया जाए तो नीरज और छुटकी का फिर से विवाह कराया जा सकता है, और इसमें मेरी इज्जत भी नहीं जाएगी। और नीरज पवित्रा से प्यार करता है तो ये करने को मजबूर हो जाएगा और उसे मैं मना लूँगा। ये सोचकर मैंने कल्याण से बात की। पहले कल्याण से कहकर नीरज के नाम पर चिट्ठी और गुलदस्ता वरुण के नाम भेजा। मुझे पता था इस तरह की चिट्ठी देखकर उसका मन थोड़ा विचलित जरूर होगा, और यही हुआ भी। दूसरे दिन सुबह सुबह ही घर से बिना किसी को बोले निकल पड़ा। कल्याण इसी की अपेक्षा में था और वो भी वरुण के पीछे निकल पड़ा। फिर मौका देखकर उसने उसको ट्रेन से धक्का दे दिया और ऐसा दिखाया कि सबको आत्महत्या लगी। इस तरह की योजना बाबूजी इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब वरुण ने आत्महत्या नहीं की। बाबूजी, आपकी वजह से हमारा परिवार बिखर गया। हमारी छुटकी इतनी कष्ट में रही, आपके सामने वो रोती बिलखती रही, लेकिन आपके मन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वरुण को मारने के बाद भी आप इतने शांत बने रहे। ये तो किसी और के लिए भी संभव नहीं। आप किस तरह से ऐसे कर सकते हैं? बाबूजी जोर जोर से रोने लगे। बहू रानी, मैं तो सोच रहा था कि जीत सिर्फ मेरी हो। इस हार जीत के खेल में मेरी भावना पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, और इसकी सज़ा भी भगवान ने मुझे दे दी। मैंने एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया, उसी तरह ईश्वर ने मुझे पुत्री शोक दे दिया इस बेटी की खुशी के लिए, जो शायद मेरी दृष्टि में उसकी खुशी थी। मैं ये सब कर रहा था और बेटी ही मुझसे छिन गई। प्रतिभा सब कुछ सुन रही थी, चारों ओर मौन था। तभी प्रतिभा कहने लगी, बाबूजी, आपके इन सब कार्यों में चुटकी ने अपने आप को दोषी समझा और सज़ा दे दी। शायद ईश्वर ने आपको सबक सिखाने के लिए ऐसा किया हो, लेकिन आपके साथ मेरे पावन जी और रिमझिम के साथ भी अन्याय हुआ है। आपकी इस कुकृति का खामियाजा हम सभी भुगत रहे हैं। ये कहकर वो रोने लगी। तभी पावन जी कमरे में घुसी। उन्होंने भी सारी बातें बाहर से सुनी। उन्होंने कहा, आप हमारे बाबूजी हैं। ये सोचते हुए भी मुझे नफरत हो रही है। कोई अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? क्यों आपने मेरी बेटी के साथ, मेरी छुटकी के साथ ऐसा किया? मैं समझता था कि आप कड़क हैं, थोड़े रूढ़वादी हैं, पर आप हत्यारे हैं, इसका ध्यान मुझे कभी नहीं था। बाबूजी हाथ छोड़े रोए जा रहे थे। तभी प्रतिभा ने कहा, बाबूजी, आपकी वजह से वरुण ने पवित्रा को गलत समझा, और इस वजह से पवित्रा ने अपने आप को सजा दे दी। मुझे इस बात का दुख है कि वरुण पवित्रा का सच नहीं जान पाया और उसे गलत समझता हुआ ही चला गया। नहीं बहू रानी, वरुण ने मेरी छुटकी को गलत नहीं समझा। ये कहते हुए बाबूजी ने अपने सिरहने से एक चिट्ठी उठाकर
पवित्रा के हाथ में दी। प्रतिभा ने उसे खोला तो देखा कि वरुण ने पवित्रा के लिए लिखा था, पवित्रा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें कल रात गलत समझा, पता नहीं क्यों। एक पल के लिए मैंने उस चिट्ठी को सही मान लिया, लेकिन रात भर विचार करके मुझे समझ में आया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें कैसे गलत समझ सकता हूँ। मैंने कल की रात खराब कर दी, लेकिन आज मैं सबसे पहले मंदिर जाकर भगवान से क्षमा याचना कर हमारे नए जीवन की शुरुआत करूँगा। आज का दिन मैं यादगार बना दूँगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अतीत क्या है। मैं बस ये जानता हूँ कि अभी तुम मेरी पत्नी हो। मुझे लगा कि अगर मैं लिख दूँ तो शायद मेरी बातों को तुम सही से समझ पाओगी। मुझे माफ़ कर दो और फिर से मेरी चुलबुली पवित्रा बन गए मेरे जीवन की बगिया को महका दो तुम्हारा वरुण। ये पढ़कर प्रतिभा टूट गई। उसे लगा इन दोनों का जीवन कितना अच्छा होने वाला था, लेकिन उसे कहाँ पता था कि किसी अपने ने उसके जीवन में कांटे बो दिए हैं। अगर बाबूजी ने अपनी जिद के लिए ये सब नहीं किया होता तो शायद आज मेरी छुटकी और वरुण दोनों एक हंसी खुशी जीवन बिता रहे होते। बाबूजी की इस गलत कदम के कारण छुटकी ने कस्म में अपने जीवन के अंतिम पल बिताए। तभी पावन जी ने कहा, छुटकी और वरुण की हत्यारे को सज़ा मिलनी चाहिए, और ये कहकर उन्होंने पुलिस को बुला दिया। सुबह हो चुकी थी। गलियारे से पुलिस चौधरी बलराज ठाकुर को ले जा रही है। ठाकुर साहब को जाते हुए देखकर प्रतिभा को अब एहसास हो रहा था शायद छुटकी और वरुण को न्याय मिल गया। वो दोनों अभी उसके साथ नहीं रहेंगे, लेकिन उसके इस उलझे जीवन को न्याय तो मिला। सबसे अंत में प्रतिभा ने नीरज से क्षमा मांग लिया। वो अपने द्वारा किए गए और कहे गए हर कार्यों के लिए क्षमा याचना करने लगी, जिससे नीरज को ठेस पहुंची थी। लेकिन नीरज ने कहा, आप छुटकी की तरह मेरी भी भाभी हो। पवित्रा को न्याय मिला, ये सबसे बड़ी बात है। मैंने आपकी बातों का बुरा नहीं माना। उसकी ये बात सुनकर प्रतिभा रोती हुई उसके गले मिल गई। छुटकी और वरुण की तस्वीर पर माला पहनाकर आज प्रतिभा और पावन जी दुखी पर एक राहत का अनुभव कर रहे थे। ये दोनों तो कभी वापस नहीं आएंगे, पर इनको न्याय दिलाकर प्रतिभा और पावन ने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया था। दोस्तों, कहानी थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन हमें उम्मीद है आप लोगों ने कहानी पूरी सुनी होगी, क्योंकि ये एक सस्पेंस स्टोरी है और सस्पेंस स्टोरी पढ़ने का मज़ा ही अलग होता है। चलिए फिर मिलती हूँ किसी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।